सो हेलो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि आखिर ये कौन सा महीना चल रहा है। और हाँ, यही महीने का नाम सुनते ही आधी एनीमे कम्युनिटी इमोशनल हो जाती है। तो चलो आज हम ये मास्टरपीस को नए एनीमे वॉचर्स को भी दिखाते हैं। योर लाइन अप्रैल स्लाइस ऑफ लाइफ म्यूजिक रोमांस एनीमे है, जिसमें हमें अरिमा कोसे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद वो पियानो बजाना बंद कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी लाइफ में एक चेयरफुल ब्यूटीफुल गर्ल आती है जो कि वायलिन बजाती है। और हाँ, इसी के बाद सब कुछ बदल जाता है। इस एनीमे में रोमांस के साथ साथ अपने फियर, गिल्स और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। और उसके साथ टाइम, पर्सन और अपॉर्चुनिटी के बारे में भी काफी कुछ दिखाया गया है। और हाँ, लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि इस एनीमे को देखते वक्त आप सिर्फ खुद से यही सवाल करोगे कि आखिर इस एनीमे का नाम योर लाइन अप्रैल क्यों है। लेकिन जब आपके सामने वो लाइन रिवील होगा तो तुम भी बाकी फैंस की तरह फूट फूट कर रोने वाले हो। और अगर हाँ, आपने ये एनीमे को पहले देखा है तो आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये स्टोरी कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप की है, जिसमें एक लड़की एक लड़के से झूठ बोलती है और उस झूठ का इम्पैक्ट उस लड़के की लाइफ में काफी बड़ा होता है। और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कोसे अरिमा एक बड़ी ऑडियंस के सामने पियानो कंपटीशन में पियानो बजा रहा होता है। लेकिन ये फ्लैशबैक धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और फिर हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आराम से अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक से एक बेसबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और ये बॉल उसकी क्लासमेट और बचपन की दोस्त सुबाकी ने मारी होती है, जो कि बेसबॉल क्लब की मेंबर है। और खेलते खेलते जोश में आकर उसने बॉल को इतना जोर से मारा था जो कि सीधा ही कोसे को आकर लगी। और ये बॉल ने सिर्फ कोसे को घायल ही नहीं किया बल्कि म्यूजिक रूम की खिड़की को भी तोड़ दिया। जिसके बाद यहाँ पर कोसे खिड़की के टुकड़े उठाकर यहाँ पर सफाई करने लगता है। लेकिन तभी सुबाकी उसे रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका दोस्त शीशे से अपने हाथों पर कट लगा ले। और उसे रोकने के चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर उनका कॉमन फ्रेंड रियोता अतारी इस मौके का फायदा उठाकर उनकी एक फोटो खींच लेता है, ताकि वो उन्हें कपल कहकर छेड़ सके। लेकिन वो लोग यहाँ पर ये देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद छुट्टी होने के बाद वो एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर रास्ते में वो लोग अपने बचपन की काफी सारी यादों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं और मस्ती मजाक करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रियोता को किसी लड़की का मैसेज आता है, जो देखकर रियोता काफी एक्साइटेड होकर वहाँ पर उन दोनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सुबाकी कोसे से कह रही होती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। लेकिन यहाँ पर कोसे को ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर सुबाकी उसे डांट देती है और कहती है कि तुम खुद को ऐसे नीचे मत गिराओ, क्योंकि वो पक्के तौर पर ये जानती है कि कोई ना कोई लड़की उसे जरूर प्यार करेगी। जिसके बाद जब कोसे यहाँ पर अपने घर पहुँचता है तो उसका पूरा घर अंधेरे में होता है, क्योंकि उसके पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं और उसकी मम्मी की मौत हो गई है। लेकिन उसके लिए उसकी माँ हमेशा जिंदा रहेगी उसके दिल में। और फिर जब उसकी कहानी में थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो एक सीन आता है कि जब वो हजारों लोगों के सामने पियानो बजा रहा होता है, तब वो अपने आंसू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, क्योंकि उसे वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस के बीच अपनी माँ की याद आ जाती है, जिनको उसने अपनी काफी छोटी उम्र में खो दिया था। और फिर उसी समय से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अपनी माँ की याद दिलाता था। फिर अगले दिन क्लास में सुबाकी यहाँ पर कोसे से बात करती है और उसे अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए कहती है, ताकि वो एक लड़की से उसे मिलवा सके जो कि क्लासिकल म्यूजिक बजाती है। और ये बात सुनकर कोसे को यहाँ पर काफी दिलचस्पी तो होती है, लेकिन वो कहता है कि उसे म्यूजिक से जुड़ी कोई भी चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि अपनी माँ को खो देने के बाद न सिर्फ उसने पियानो बजाना छोड़ दिया, बल्कि उसकी जिंदगी एकदम से ही खाली हो गई है। और उस खालीपन को भरने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी सिर्फ पियानो बजाना। और हाँ, वो भी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने काम के तौर पर। लेकिन फिर भी आखिर में कोसे यहाँ पर अपनी दोस्त की बात मान लेता है और फिर अगले दिन तय किए गए पॉइंट पर मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले आ गया होता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उसे अपने दोस्त नहीं दिखते तो फिर वो थोड़ा वहाँ पर आसपास टहलने के लिए निकल जाता है। तभी टहलते वक्त उसकी नजर एक सुनहरे बाल वाली लड़की पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक बजा रही होती है। और फिर यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा खास होती है वो ये है कि वो लड़की की म्यूजिक ने उन बच्चों को भी अपने साथ बजाने के लिए मोटिवेट कर दिया होता है। और वहाँ पर उनके बीच एक प्यारा सा म्यूजिकल सीन बन गया था, जो यहाँ पर कोसे भी देख रहा होता है। और इतने प्यारे से पल को लेकर वो इस पल को कैद करना चाहता है और इसी वजह से वो एक फोटो लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक तेज हवा आने की वजह से लड़की का स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने स्कर्ट को सही करती है। लेकिन तभी उसकी नजर कोसे पर जाती है, जो कि इस दौरान उनकी फोटो लेने वाला था, जहाँ पर उस लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कोसे उसकी ऐसी फोटो लेना चाहता है, इसलिए वो बिना हिचकिचाए सीधा ही यहाँ आकर कोसे को पीटने लग जाती है। तभी यहाँ पर रियोता और सुबाकी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद सुबाकी उस सुनहरे बाल वाली लड़की के पास जाकर अपने दोस्तों से मिलवाती है। जिसके बाद वो सुनहरे बाल वाली लड़की अपना नाम बताती है, काओरी मियाजुनो। जिसके बाद यहाँ पर रियोता अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है और वो यहाँ पर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है कि जिस वजह से यहाँ पर काओरी काफी इम्प्रेस हो जाती है। और फिर यहाँ पर जब कोसे की बारी आती है तो यहाँ पर काओरी उससे काफी रूखे अंदाज में बात करती है, जो देखकर सुबाकी को ऐसा लग रहा होता है कि काओरी को कोसे कभी भी पसंद नहीं आएगा। और फिर वो शायद रियोता को भी पसंद करने लगेगी, क्योंकि वो उससे काफी अटैच लग
रही थी। जिसके बाद कावरी बताती है कि उसे एक जगह पर परफॉर्म करना है जिसका नाम है टोआ हॉल, और असल में वो एक वायलिनिस्ट है और जिस कंपटीशन में वो हिस्सा ले रही है वो अभी ही शुरू होने वाला है। जिसके बाद पूरा ग्रुप सोचता है कि चलो इसके साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कौसे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो म्यूजिक से दूर ही रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये सुनते ही कावरी बिना हिचकिचाए कौसे का हाथ पकड़ लेती है और उसे टोआ हॉल के अंदर खींच ले जाती है, और इस सिंपल से पल में ही कौसे के दिल में कुछ तो होने लगता है। और यहाँ पर वो पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा फील करता है। जिसके वजह सभी लोग जैसे ही हॉल के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर कावरी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए उन लोगों से अलग हो जाती है। जिसके बाद ये लोग भी ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौसे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर उसने सालों पहले पियानो बजाया था। जिसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ये लड़का परफॉर्म करता है जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है और यहाँ पर जितने भी लोग उसे देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कौसे भी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर वो लड़का काफी नर्वस हो जाता है और यहाँ पर उसकी वायलिन का टोन पियानो से मिसमैच हो जाता है। और हाँ, इस छोटी सी गलती के दौरान जज उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और अगले पार्टिसिपेंट को बुला लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कावरी की एंट्री होती है जिसे देखकर उसके दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर यहाँ पर कावरी भी वही पीस बजाना स्टार्ट कर देती है जो कि पिछले कंटेस्टेंट ने बजाया था, एकदम शांत तरीके से सारे नोट्स को फॉलो करते हुए। लेकिन अचानक से ही सब कुछ बदल जाता है। कावरी यहाँ पर अपने ही जोन में चली जाती है और फिर खुद के ही नोट्स बजाने लगती है जिसे वो अपने साथी पियानो प्लेयर से आउट ऑफ सिंक हो जाती है। और ये देखकर सारे जज यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो पीस के ओरिजिनल नोट्स को फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को उसका ये नया अंदाज काफी ज्यादा ही पसंद आता है, खासकर कौसे को, जो कि ये लड़के से काफी ज्यादा इरिटेट तो होता है लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को अपने तरीके से बजाना चाहती है। और ये देखकर उसे उससे थोड़ी सी अफेक्शन भी होती है। जिसके बाद परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कौरी यहाँ पर काफी थक जाती है लेकिन काफी खुश होती है क्योंकि उसने बीथोवेन का क्रोइजर अपने तरीके से बजाया। और अच्छी बात ये थी कि पूरी ऑडियंस को वो काफी अच्छा लगा। जिसके बाद सभी ऑडियंस यहाँ पर खड़े होकर उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं, खासकर उसके दोस्त, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जजों को उसका ये अंदाज कुछ खास नहीं लगता और वो उसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जिसके बाद ब्रेक के दौरान यहाँ पर कावरी पूरे कॉम्पिटिशन के चर्चा का टॉपिक बन जाती है और यहाँ पर उसके दोस्त भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि जिस वजह से यहाँ पर कुछ लड़कियां उसके लिए फूल लेकर आती हैं उसे बधाई देने के लिए। और उसी वक्त वहाँ पर एक जज आकर उसे बताता है कि 30 मिनट में बाकी जज फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पर कावरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वहाँ पर जीतने के लिए नहीं आई होती बल्कि लोगों को खुश करने के लिए आई थी और खासकर अपने दोस्तों को। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने दोस्तों के पास जाती है और पूछती है कि उन्हें उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा, जहाँ पर यो तो कहता है कि काफी जबरदस्त था। लेकिन यहाँ पर कौसे थोड़ा सा नर्वस होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो क्या जवाब दे। लेकिन आखिर में वो कहता है कि परफॉर्मेंस इतने ज्यादा अच्छा था कि कुछ अनजान लोगों ने भी उसे फूल देकर बधाई दी। और ये सुनकर कावरी काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में कौसे बास्केटबॉल खेलते वक्त यहाँ पर चोट खा बैठता है और म्यूजिक रूम में जाकर छुप जाता है। जिसके बाद रियोता वहाँ पर आता है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे बात करने के लिए, जहाँ पर रियोता उसे कहता है कि कौसे तुम यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सारा सब कुछ उस लड़की की वजह से है जो कि उसे पसंद है, यानी कि कावरी। लेकिन कौसे यहाँ पर मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कावरी कभी भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी क्योंकि वो शायद तुम्हें पसंद करती है। जो सुनकर रियोता कहता है कि ये तो काफी नॉर्मल बात है कि कावरी उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है क्योंकि लगभग सारी लड़कियाँ मेरे पीछे हैं क्योंकि मैं काफी पॉपुलर हूँ और सभी लोगों को बराबर प्यार देता हूँ। लेकिन यही पॉपुलैरिटी मेरे लिए कभी कभार मुसीबत बन जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सुबह की वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ पर चिल्लाते हुए डांटने लगती है क्योंकि उसने उसकी क्लासमेट से फ्लर्ट किया था। फिर अगले सीन में क्लास के बाद कौसे यहाँ पर अपने घर जा रहा होता है और अपने ही मन में सोच रहा होता है कि टावर हॉल कंपटीशन में कावरी कितनी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और वहीं पर रास्ते में उसे कावरी भी मिलती है और फिर जब वो देखता है कि कावरी ने उसी के स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है। जिसके बाद जैसे ही कावरी उसे देखती है तो वो उसे उसके निकनेम फ्रेंड ए से बुलाती है और फिर पूछती है रियोता के बारे में क्योंकि वो उसके साथ बाहर जाने वाली होती है। जिस पर कौसे उसे कहता है कि रियोता तो स्कूल में लेट तक रुकने वाला है तो मुझे लगता है कि वो नहीं आ पाएगा। जो सुनकर कावरी डिसाइड करती है कि कौसे ही रियोता की जगह पर चले उसके साथ। जिसके बाद ये दोनों ही एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो लोग टेस्ट रिजल्ट खाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कावरी काफी खुश लग रही होती है और कौसे यहाँ पर काफी प्यार से उसे ही देख रहा होता है जैसे कि वो उसकी खुशी में ही खुश हो। तभी यहाँ पर कावरी दो छोटी लड़कियों को पियानो बजाते हुए देखती है तो वो यहाँ पर उनके पास चली जाती है और उनके साथ मिलकर पियानो बजाने की कोशिश करती है क्योंकि वो लड़कियाँ यहाँ पर पियानो अच्छे से नहीं बजा पा रही होती। तो यहाँ पर कावरी जबरदस्ती कौसे को मदद करने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर कावरी और दोनों लड़कियाँ मिलकर कैफे में छोटा सा म्यूजिक बजा रहे होते हैं जिनमें वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला मशहूर गाना परफॉर्म कर रहे होते
हैं जो कि मोजार्ट का है, जहाँ पर कौसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो पियानो को सोलो ही बजाने लगता है और वो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा बजा रहा होता है कि जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। लेकिन सब कुछ सही जा रहा था, तभी यहाँ पर अचानक से वो रुक जाता है और बिना किसी वजह से बजाना बंद कर देता है, जिससे ऑडियंस को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है। जहाँ पर कावरी को भी ये चीज देखकर काफी अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो कौसे से पूछती है कि आखिर उसने अचानक पियानो बजाना बंद क्यों कर दिया। तो कौसे उसे बताता है कि उसके बचपन का एक ट्रॉमा है, उसकी माँ हमेशा उसे परफेक्ट पियानो बजवाती थी और इसी वजह से वो उस म्यूजिक की आवाज को ही भूल गया जो कि वो खुद ही बजाता है। शुरुआत में तो वो नोट्स की आवाज को सुन सकता है, लेकिन जब वो जोश में आकर दिल से बजाने लगता है तो उसे पियानो की आवाज ही सुनाई नहीं देती। ये कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बस म्यूजिक से जुड़ा हुआ ट्रॉमा है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब कावरी उसे अब जबरदस्ती अपना अकम्पनिस्ट बना देती है अगले राउंड के वायलिन कंपटीशन में, जो कि टाउन हॉल में होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कौसे का कोई भी इरादा नहीं होता प्रोफेशनली पियानो बजाने का, तो वो कावरी से बचने के लिए भाग जाता है ताकि वो उसे यहाँ पर पकड़ न ले और जबरदस्ती उसे न बजवाए। अगले दिन कावरी सुबाकी से कहती है कि वो काउसे के साथ मिलकर परफॉर्म करना चाहती है, जो सुनकर सुबाकी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि काउसे काफी सालों के बाद पियानो को प्ले करने वाला था। अब ये दोनों मिलकर हर जगह पर म्यूजिक नोट्स को लगा देते हैं जहाँ पर भी काउसे जाता था, म्यूजिक रूम, क्लासरूम, यहाँ तक उसके लॉकर में भी। जिसके बाद बस में घर जाते वक्त कावरी और सुबाकी यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कावरी कहती है कि सुबाकी तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ये लगता है कि शायद तुम काउसे को पसंद करती हो। तो सुबाकी कहती है कि जो भी हो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि काउसे फिर से पियानो बजाना स्टार्ट करे, हम दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब काउसे कॉन्सर्ट रूम में फ्रीज हो गया था तब मैं भी वहाँ पर मौजूद थी और हाँ, तब से ही काउसे ने पियानो बजाना बंद कर दिया। फिर अगले दिन कावरी स्कूल के छत पर जाती है जहाँ पर उसे काउसे मिलता है और उससे बिना हिचकिचाए उसे काफी अजीब तरीके से कह देती है कि वो उसका अकम्पनिस्ट बनेगा। लेकिन काउसे यहाँ पर उसे मना कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने कावरी के साथ परफॉर्म किया कि उसके पियानो प्ले करने की क्षमता इतनी खराब है कि यहाँ पर कावरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जब से उसने अपनी माँ को खो दिया है तो उसके बाद अपने आप के लिए पियानो बजाने का उसके पास कोई भी रीजन नहीं है और सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कि उसे पियानो बजाने सिखाती थी। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसे पियानो प्ले करने के लिए किसी का भी सहारा नहीं है। और खासकर जब वो परफॉर्मेंस के दौरान डर जाता है, जहाँ पर कावरी को समझ आ जाता है कि काउसे क्यों बना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे एक आखिरी बार कहती है कि वो उसका कंपनिस्ट बन जाए। लेकिन इस बार वो काफी रोते हुए बता रही होती है कि अगर कभी भी परफॉर्मेंस के दौरान काउसे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और वो ये भी कहती है कि अगर हम डिस्क्वालीफाई हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें स्टेज पर आकर मजे करने हैं। और यहाँ पर कावरी को ऐसा देखकर काउसे उसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी गलत हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जहाँ पर कावरी ये सुनकर काफी खुश होती है कि यहाँ पर काउसे इस चीज के लिए मान गया। तभी यहाँ पर अचानक सुबाकी और रियुता वहाँ पर आ जाते हैं और कावरी को यहाँ पर ये समझाने लगते हैं कि वो काउसे को अपना अकम्पनिस्ट क्यों नहीं बना रही, बिना ये जाने की काउसे अब उसके साथ परफॉर्म करने के लिए मान गया है। जब सुबाकी और रियुका को ये बारे में पता चलता है कि कौसे ने कावरी के साथ परफॉर्म करने के लिए मान लिया है तो वो उन्हें बिना वक्त गवाए टोआ हॉल के पास जल्द से जल्द ले जाने लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन को स्टार्ट होने में सिर्फ 30 मिनट बचे हुए होते हैं। जिसके बाद ये लोग भी अपनी साइकिल लेकर टोआ हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कौसे और कावरी दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जबकि सुबाकी और रियुका थोड़ी देर बाहर रुककर बातें कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे कावरी की परफॉर्मेंस का टाइम नजदीक आ रहा होता है तब यहाँ पर कौसे काफी ज्यादा नर्वस हो जा रहा होता है कि शेड म्यूजिक के इंट्रो को ही देखा जा रहा होता है। और यहाँ पर कौरी भी ये सारी चीजों को देख लेती है और उसे ऐसा देखना है उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधा ही उसके सर में सर मार देती है ताकि उसका ध्यान वापस आए। और वो उससे कहती है कि इतने ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें स्वीट म्यूजिक काफी अच्छे से याद हो जाता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर इन लोगों का नंबर आता है तो कावरी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्टेज की तरफ काफी तेजी से ले जाती है। और उसे ले जाते हुए वो यहाँ पर रास्ते में उसे ये बताती है कि म्यूजिक को एंजॉय करो, ज्यादा परफेक्शन के बारे में मत सोचो, क्योंकि आखिर में म्यूजिक भी एक आर्ट है और न ही आर्टिस्ट परफेक्ट होते हैं और न ही उनके द्वारा बनाई गई आर्ट। जिसके बाद यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और सब कुछ यहाँ पर काफी नॉर्मल चल रहा होता है। और भले ही यहाँ पर कौसे थोड़ा ज्यादा सोच रहा होता है कि कहीं उससे यहाँ पर कोई गलती ना हो जाए, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छे से चल रही होती है और दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन एक पल आता है जब कौसे की नजर ऑडियंस की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को हेलुसिनेट करता है, जिस वजह से वो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है
है और अचानक से उसे यहाँ पर धीरे धीरे पियानो की आवाज आना कम हो जाती है और इसी वजह से वो यहाँ पर खुद को काफी बेचैन फील करता है। लेकिन उसकी ये बेचैनी उसके लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो यहाँ पर एक बड़ी गलती कर बैठता है कि वो पियानो की कुंजियों को ऐसे दबाता है जिस वजह से यहाँ पर कावरी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, जिसके बाद ऑडियंस भी यहाँ पर उसकी बुराई करने लगती है। और ये समझकर कि वो कावरी की मदद नहीं कर पा रहा तो कौसे यहाँ पर ये तय करता है कि उसे यहाँ पर ये बजाना बंद कर देना चाहिए ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को खराब न करे। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब कावरी भी यहाँ पर बजाना बंद कर देती है क्योंकि वो उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। जिसके बाद कावरी पूरे हौसले के साथ कौसे की तरफ देखती है और उसे इशारा देती है, जिसके बाद वापस से वो वायलिन बजाना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर बाद कौसे भी पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो अभी भी उसी बेचैनी से जूझ रहा होता है जो कि उसे पियानो की आवाज सुनने नहीं दे रही। और अपने बीते हुए वक्त को याद करते हुए कौसे यहाँ पर अपनी माँ की एक बात को याद करता है कि अगर वो पियानो की कुंजियों को प्यार से छुएगा तो पियानो भी जवाब देगा, लेकिन वो गुस्से या फिर जोर से दबाएगा तो पियानो उसे ठुकरा देगा। और ये बात को याद आते ही वो एक पल के लिए सोचना बंद कर देता है और सिर्फ पियानो पर ही ध्यान देने लगता है। और हाँ, इसका ऑडियंस पर काफी ज्यादा जबरदस्त असर होता है और यहाँ पर सभी लोग उसकी सही सही नोट्स बजाते हुए परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि कौसे यहाँ पर पियानो को इतना ज्यादा परफेक्ट बजाने लग जाता है कि वो पूरी लाइमलाइट कावरी से छीन लेता है। जब कावरी को ये बात समझ आती है तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस में पूरी जान डाल देती है और इन दोनों के बीच का ये टकराव ऑडियंस का ध्यान खींच लेता है क्योंकि भले ही दोनों मिलके साथ में बजा रहे होते हैं लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि दोनों में से कोई एक तो जीतना चाहता है। और जैसे ही ये दोनों बजना एक साथ खत्म करते हैं तो यहाँ पर ऑडियंस काफी जोरदार तालियां बजाती है और देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पर कावरी बिना किसी वजह के अचानक से वहीं पर ही स्टेज पर गिर जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन हम उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके दोस्त उसे मिलने के लिए आ रखे होते हैं, जहाँ पर सुबाकी और रियुका दोनों ही साथ में मिलकर कौसे को उसी के सामने पीटने लगते हैं क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही फ्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पर कावसे उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे यहाँ पर इस बात का और भी ज्यादा गिल्ट होता है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से कावरी टोमाहॉक कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गई। और ये गिल्ट इतना ज्यादा होता है कि वो कावरी के पास होने में भी अजीब फील करता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कावरी अब उससे नफरत करती है। फिर जब रियोता अगले दिन वापस से उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है तो काव से उसे मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि कावरी का डिस्क्वालीफाई होना उसी की गलती है। जिसके बाद वो सीधा ही घर भाग जाता है और उसके दिमाग में बार बार कंपटीशन की परफॉर्मेंस चल रही होती है। सब कुछ इतना अच्छा गया था कि ऑडियंस तक एंजॉय कर रही थी, लेकिन कावरी के अचानक गिरने का सीन कौसे के दिलो दिमाग में बैठ गया, कुछ ऐसा जो कि वो अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं भूल पाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ सुबाकी और उसकी फ्रेंड काशीवागी अपनी बेसबॉल ट्रेनिंग के बाद घर वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में वो दोनों बचपन की बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बातों के बीच कौसे का नाम आता है। काशीवागी नोटिस करती है कि जैसे ही उसने कौसे का नाम लिया तो सुबाकी का चेहरा कुछ बदल गया। तो काशीवागी उसे पूछती है कि क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे बीच। तो यहाँ पर सुबाकी थोड़ी सी झुंझला जाती है और साफ साफ उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि कौसे के लिए उसे कोई भी लव वाला फील नहीं है। तभी यहाँ पर ये सारी बातें चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है सीतो, जो कि बेसबॉल टीम का कैप्टन है। जहाँ पर सीतो कहता है कि उसे सुबाकी से कुछ अकेले में बात करनी है। तो सुबाकी अपनी दोस्त को बाय कहकर उसके साथ चली जाती है और फिर जब वो दोनों अकेले चल रहे होते हैं और आपस में ही कुछ बातचीत चल रही होती है, जिसके बाद सीतो अपनी सीधा ही उस बात पर आता है और वह सुबाकी से अपने प्यार का इजहार करता है, जो सुनकर सुबाकी यहाँ पर काफी शौक होती है। हालांकि सुबाकी को भी उसे लेकर थोड़ी सी फीलिंग्स तो पहले थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे देखती है। इस वजह से वो उसे साफ साफ तो नहीं बता पाती कि वो असल में इस बारे में क्या सोचती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब स्कूल के बाद कौसे घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात कावरी से होती है, जहाँ पर कावरी उसे देखकर सीधा ही काउसे के पास वो आ जाती है और उसे कहती है कि जो गिफ्ट वो लेकर आया है वो उसे जल्दी से दे दे। जहाँ पर कावरी को ऐसा लग रहा होता है कि कौसे यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आया है क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर कावरी को निराशा होती है क्योंकि कौसे के पास कुछ भी नहीं होता और वो बिना किसी झिझक के उसे डांट देती है वहीं पर, और वहीं पर ही बैठकर रोने लगती है ताकि काउसे को यहाँ पर गिल्ट फील हो और वो उस पर थोड़ा सा दया दिखाए। जहाँ पर कावरी का ये ड्रामा इतने ज्यादा असरदार होता है कि काउसे यहाँ पर मान जाता है और उसे एक गिफ्ट देने का वादा करता है कि उसे कावरी जो भी कहेगी वो बिना किसी सवाल के करेगा। और यहाँ पर अपना मकसद पूरा होते ही कावरी यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाती है और काउसे से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि वो एक पियानो कंपटीशन में हिस्सा ले। लेकिन यहाँ पर काउसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि वो गलती कर देगा और उसे खुद पर बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं कि वो कोई अच्छा पियानिस्ट है। इस पर कावरी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि अच्छा पियानिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्टेज पर जाकर मजे करने हैं, न परफेक्ट होने का प्रेशर, न ही सीट म्यूजिक का टेंशन। और इतना कहने के साथ ही कावरी यहाँ पर अचानक ही ब्रिज के ऊपर से नदी में कूद जाती है, उसे ये दिखाने के लिए कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। और उसे ऐसा देखकर कौसे यहाँ पर उसकी इस आजादी और बिंदासपन का
बहुत तारीफ करता है और उसे मन ही मन ऐसा लग रहा होता है कि कावरी किसी की परवाह नहीं करती और सिर्फ अपनी धुन में ही रहती है। और जब म्यूजिक की बात हो तो भी वो ऐसे ही है। और कौसे को ऐसा लग रहा होता है कि उसके साथ रहते हुए वो खुद भी एक अच्छे म्यूजिशियन है। जिसके बाद कौसे भी नदी में कूद जाता है और दोनों ही साथ में हंसते हैं इस अजीब सी बात पर। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही भीग चुके होते हैं, जिस वजह से वो लोग कौसे के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर कावरी सोच रही होती है कि वो उसे कंपटीशन के लिए तैयार करेगी, जहाँ पर उसे एक पुराना पियानो भी दिखता है। और उसे देखकर वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर खिड़की के पर्दे भी खोल देती है ताकि कौसे यहाँ पर अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर सके। तभी यहाँ पर कावरी को खिड़की खोलते ही सामने सुबह की दिखती है, जहाँ पर सुबह की भी देखती है कि कावरी ने कौसे के कपड़े पहने हुए हैं। और सुबह की यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अगले दिन अपना सारा गुस्सा बेसबॉल प्रैक्टिस में निकाल देती है। वहीं पर कावरी अपनी जिद पर अड़ी हुई होती है कि कौसे को कंपटीशन में पार्ट लेना है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक म्यूजिक पीस देती है, जिसे कौसे को पूरा दोपहर प्रैक्टिस करना होता है। जहाँ पर कौसे भी अपनी पूरी मेहनत लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन कौरी को ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल भी ये काफी नहीं है, इसीलिए वो हर मौके पर उसे डांटती रहती है। जहाँ पर कौसे भी ये सारी चीजों को चुपचाप सह लेता है और देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे कावरी की शक्ति से कोई भी दिक्कत है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि कावरी ये सब उसी की भलाई के लिए कर रही है। लेकिन सुबह को ये सारा सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कावरी एक ऐसे लड़के को ज्यादा फोर्स कर रही है जो कि पहले से ही पियानो से डरता है, क्योंकि उसकी माँ से जुड़ा एक बुरा हादसा उसके साथ हुआ है। जिस पर कावरी सुबह को समझाती है कि कौसे को ज्यादा से ज्यादा झोंक कर पियानो की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और कंपटीशन में उन्हें दोहराए नहीं, और साथ ही अपने सारे पुराने दर्द और बोझ को पीछे छोड़ सके ताकि वो फिर से आजादी से खुशी के साथ पियानो बजा सके। हालांकि कावरी ये सारी चीजों को कहती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से थोड़ा सा तो बुरा लग रहा होता है कि उसने कौसे को इतने ज्यादा प्रेशर दिया। और इसी वजह से सुबह से अलविदा कहने के बाद वो कौसे के पास माफी मांगने के लिए जाती है, और इसीलिए नहीं क्योंकि उसने जबरदस्ती कौसे के साथ पियानो बजाने के लिए कहा, बल्कि इसीलिए कि उसने कौसे की फीलिंग्स को उस वक्त नहीं समझा जब वो हर बार अपनी माँ को याद करते हुए टूट जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कौसे उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भले ही कावरी ने उसे पुश किया कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, आखिर में तो फैसला उसका खुद का ही था। असल में उसके दिल के अंदर अभी वो चाह है कि वो अभी फिर से वैसे ही पियानो बजाए जैसे वो अपनी माँ के जाने से पहले बजाया करता था। लेकिन ये सब बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि कौसे अभी भी ठीक से पियानो नहीं बजा पाता, चाहे जितना भी वो सीट म्यूजिक को याद कर ले। इसीलिए कावरी उसे सजेस्ट करती है कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्कूल के मैदान में बेसबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुबह की खेलने वाली होती है। जहाँ पर सुबह की कौसे और कावरी को साथ में देखकर थोड़ी सी जलन होने लगती है और वो मन ही मन ज्यादा सोचने लगती है, और इस चक्कर में वो दोनों स्ट्राइक खाली जाने देती है और सिर्फ उसके पास एक ही मौका बचता है। इस बार उसे बॉल हिट करनी होगी वरना वो आउट हो जाएगी, और किस्मत से वो आखिरी बॉल को हिट कर देती है और सारे बेस रन कर स्कोर भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रनिंग कर रही होती है तो वो यहाँ पर उन दोनों के बारे में वापस से सोचने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो इस बार कौसे के बारे में सोच रही होती है। वो यहाँ पर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि उसे उससे प्यार हो गया है। और फिर जब वो आखिरी बेस के पास पहुँचने वाली होती है तब वो अपनी दोस्त की सलाह पर ध्यान न देते हुए बस अपने दिल की सुनती है, जो कि बिल्कुल एक गलत टाइम पर होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जैसे ही वो फाइनल बेस तक पहुंचती है तो सामने वाली टीम उसे आउट कर देती है, जिस वजह से उसकी टीम यहाँ पर ही हार जाती है और ऊपर से उसके पैर में भी चोट लग जाती है। जिसके बाद स्कूल में छुट्टी होने के बाद सुबह की और उसकी फ्रेंड दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उसकी फ्रेंड दूसरे रास्ते से घर जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर कौसे आ जाता है, जहाँ पर सुबह का लेग गेम के कारण इंजर्ड हो गया था। लेकिन वो यहाँ पर अपने घायल लेग को छुपा रही थी, लेकिन यहाँ पर कौसे जाकर सीधा ही उस घायल लेग पर टच करता है, जिस वजह से सुबह की यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद यहाँ पर कौसे सुबह की को अपनी पीठ पर उठाकर घर की तरफ निकल लेता है। रास्ते में यहाँ पर कौसे सुबह की से कहता है कि वो हमेशा उसके ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि भले ही उसे खुद पर शक हो वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम। जहाँ पर ये बात को सुनकर सुबह की रोने लगती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो कौसे की बातों से काफी इमोशनल हो गई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई। लेकिन फिर भी उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि कौसे के साथ उसे वो सुकून मिलता है जो कि सिर्फ सही इंसान के साथ ही मिलता है। और अगले दिन यहाँ पर चैंपियनशिप आगे बढ़ती है और अब बारी है सॉकर चैंपियनशिप की, जिसमें कैप्टन रियोता हिस्सा ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रियोता ने बॉल को गोल की तरफ मारा, लेकिन बदकिस्मती से वो इस गोल को नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी टीम चैंपियनशिप से बाहर हो गई। लेकिन भले ही रियोता बाहर से तो खुश लग रहा था, लेकिन अंदर से तो वो काफी रो रहा था और खुद को कोस रहा था कि सिर्फ उसी की वजह से टीम हारी। जिसके बाद उसने खुद से ये वादा किया कि वो अगली चैंपियनशिप में और भी ज्यादा मेहनत करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कौसे अपनी प्रैक्टिस में इतने ज्यादा डूबा हुआ था कि वो आसपास का सब कुछ भूल गया, और इसी वजह से पी क्लास में वो गिर गया और वहीं पर ही बेहोश हो गया, जिसकी
जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया गया। और जब कावरी को इस बात के बारे में पता चला तो वो फटाफट उसे देखने के लिए पहुंची, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि काउसे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक था। तो कौसे कहता है कि मैं तो बस पीटी क्लास में ज्ञान भटकने की वजह से गिर गया था। जिसके बाद ये दोनों ही घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक काली बिल्ली दिखती है, जहाँ पर उस बिल्ली को देखकर काउसे को यहाँ पर काफी खराब फीलिंग आती है और काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वहीं पर ही जमीन पर बैठ जाता है। जिसके बाद कावरी उसे पास ही एक बेंच पर ले जाती है और जैसे ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तब कौसे को ऐसा लगता है कि अब उसे कावरी को बताना चाहिए कि आखिर उस काली बिल्ली को देखकर उसे क्यों बुरा लगा। तो कौसे फिर कावरी को बताता है कि बचपन में उसे काली बिल्ली काफी पसंद थी, जो कि ठीक उसी बिल्ली की तरफ दिखता था और हाँ, वो बिल्ली उसकी पालतू थी और वो उसे काफी प्यार भी करता था। लेकिन एक दिन उस बिल्ली ने उसके हाथों को गलती से चोट पहुंचा दी, जिसके बाद उसकी माँ को उस बिल्ली को उससे अलग करना पड़ा, क्योंकि उसके हाथों की देखभाल जरूरी थी ताकि वो पियानो सही से बजा सके। ये सुनकर कावरी को काफी दुख होता है कि उसने काउसे को ये कड़वी याद दिला दी। हालांकि वो कौसे से कहती है कि उसकी माँ ने सही किया, क्योंकि पियानिस्ट के लिए हाथ ही सब कुछ होते हैं। फिर कावरी उसके हाथों को छूकर कहती है कि जब भी उसके हाथ घायल होंगे तो वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करना एक अच्छे दोस्त का काम होता है। फिर अगले दिन यहाँ पर कौसे प्रतियोगिता के स्थल पर पहुँचता है और अंदर जाते ही उसे दो पुराने जान पहचान के चेहरे दिखते हैं, जो कि होते हैं ताकेशी एजा और इमाई एगावा, जो कि कौसे के पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं। और वो यहाँ पर कौसे को वापस देखकर उसे हराने के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो लोग उसकी बेहतरीन पियानो स्किल की वजह से कौसे से जलते रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि कौसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानता, क्योंकि उसका इन दोनों से कभी भी संपर्क हुआ ही नहीं। और ये चीज ताकेशी और इमाई का गुस्सा और भी ज्यादा भड़का देता है, क्योंकि वो लोग इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते कि कौसे, जो कि उनका सबसे बड़ा राइवल है, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, जबकि वो लोग उसे अपना राइवल मानते हैं और उससे नफरत करते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रतियोगिता स्टार्ट होती है और एक एक कर सभी लोग यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और जब यहाँ पर ताकेशी की बारी आती है तो वो यहाँ पर काफी नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और खासकर जब पिछले साल उसने जब एक बड़ा प्रतियोगिता जीता था और उसे विदेश जाने का मौका मिला। हालांकि वो काफी घबराया हुआ और डर में था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला, लेकिन एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हुआ, न कि सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि अपने लिए भी। क्योंकि भले ही उसने एक बड़ा मुकाबला जीता और विदेश जाने का मौका पाया, लेकिन असल में उसे जो चाहिए था वो ये था कि कौसे को एक बार हराना, ये साबित करने के लिए कि वो काउसे से उतना ही अच्छा पियानो वादक है। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि काउसे ने हर पियानो प्रतियोगिता में उसे बचपन से ही हराया है, जहाँ पर ताकेशी की परफॉर्मेंस ने सभी लोगों को यहाँ पर काफी हैरान कर दिया, जजेस से लेकर ऑडियंस तक को, यहाँ तक कि कौसे के दोस्तों को भी। ताकेशी के हाथ पियानो की कीज पर काफी अच्छे से कंट्रोल करते हैं और उसकी आवाज बाकी प्रतियोगी से अलग बहुत ही सुंदर होती है, और इसी वजह से सभी लोग उसे परफेक्ट पियानो वादक मानते हैं। और जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी लोग उसे जोरदार तालियां बजाकर सराहते हैं, जहाँ पर उसके फैंस काफी खुश होते हैं। हालांकि ताकेशी ने यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ था, जो कि हम उसके ब्रेक के दौरान देख सकते हैं, जब उसके हाथ यहाँ पर कांप रहे होते हैं। और उसी वक्त वो यहाँ पर अपने राइवल काउसे से मिलता है, जहाँ पर उसे देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में काउसे का क्या कहना है, जहाँ पर काउसे कहता है कि वो काफी शानदार थी। जहाँ पर ये सुनकर ताकेशी को काफी हैरानी होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने राइवल से ये तारीफ सुनकर काफी खुश भी होता है। जिसके बाद यहाँ पर आखिरी प्रतियोगी की बारी आती है, यानी कि इमाई की, जो कि एक लाल ड्रेस पहनकर स्टेज की तरफ बढ़ती है। इस दौरान उसे यहाँ पर अपना पुराना समय याद आता है, क्योंकि पियानिस्ट बनने का सपना उसे काउसे की इस वजह से ही मिला था। हालांकि वो चाहती है कि वो कम से कम किसी मुकाबले में वो काउसे को हरा दे, लेकिन वो उसे सिर्फ इसी वजह से पसंद नहीं करती क्योंकि वो पियानो अच्छा बजाता है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उसने अपनी मम की हार्श पनिशमेंट को भी सहा है, ताकि वो एक बेहतरीन पियानिस्ट बने जिसमें कोई भी कमी न हो। जब इमाई स्टेज पर जाती है और वहाँ पर बैठकर अपनी परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रही होती है, जिसके बाद वो काफी हल्के हाथ से और धीमे सुर में अपने नोट्स को बजाना शुरू कर देती है, ताकि दर्शकों को रोमांचित कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वो तेज और काफी जोर से बजाने लगती है, जो कि सभी को यानी कि काउसे को भी चुप करा देता है। और फिर जैसे जैसे ये परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही होती है तो काउसे यहाँ पर नोटिस करता है कि वो यहाँ पर दिल से बजा रही है, लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसकी भावनाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काउसे और कावरी दोनों ही यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि इमाई की भावनाएं गुस्से और उदासी से भरी हुई हैं, और यही भावनाएं इमाई को काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करती है, जो कि ताकेशी से भी काफी बेहतर होता है। और फिर लास्ट में जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी दर्शक उसे तालियां बजाते हैं, लेकिन कावरी यहाँ पर काफी चुप होकर बैठी हुई होती है और यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर इमाई के अंदर गुस्सा और उदासी क्यों थी जब उसने परफॉर्म किया था। और अब अगर इमाई के पिछले समय पर ध्यान दे तो हमें पता चलता है कि जब उसने पहली बार कौसे को पियानो बजाते हुए देखा था तो तब उसे महसूस हुआ
हुआ था कि जब वो बड़ी होगी तो वो भी पियानिस्ट बनेगी, और तभी से खुद से उसने वो वादा किया था कि वो पियानिस्ट बनेगी चाहे जो कुछ भी हो। जिसके बाद उसने अपने सारे खिलौने, शौक और उस दूसरी चीजें बिल्कुल ही छोड़ दी थी, सिर्फ पियानो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जहाँ पर उसकी माँ भी उसकी मदद करती है और उसे पियानो के प्रसिद्ध शिक्षक यूनिको आकिया के पास भेजती है। हालांकि शुरुआत में इमाई यहाँ पर पियानो को कुछ अच्छा नहीं बजा पा रही होती, जैसे कि कोई भी पियानिस्ट होता है, लेकिन जब से उसने काउसी को मात देने या फिर कम से कम बराबरी करने के बारे में सोचा, उसने पूरी मेहनत से पियानो को सीखने की कोशिश की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, और इस चीज ने उसे इस वक्त तक पहुंचा दिया जहां पर उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद इमाई यहाँ पर थोड़ी सी नाराज हो जाती है, और फिर जब वो काउसी से मिलती है तो वहाँ पर उसे पकड़कर उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो यहाँ पर काफी थकी हुई होती है और वो ये महसूस करती है कि उसका परफॉर्मेंस खुद ही सब कुछ कह चुका है, तो उसे काउसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है, और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये घोषणा होती है कि अब कौसे की बारी है, जिस वजह से कौसे यहाँ पर वापस से काफी नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो तकेशी और इमाई के मुकाबले काफी पीछे है, जिन्होंने यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है। लेकिन यहाँ पर ये असुरक्षा के बावजूद कौसे यहाँ पर ये तय करता है कि चाहे जैसा भी हो वो स्टेज पर जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस देगा। जहाँ पर स्टेज पर पहुंचने के बाद ऑडियंस की तरफ देखता है, और वहाँ पर वो एक ऐसी चीज देखता है जो कि उसे वहाँ पर अपने पुराने समय की याद दिलाती है। कौसे यहाँ पर एक युवा सुबाकी को एक स्टफ टॉय पकड़े हुए देखता है, और ये चीज उसे उस दिन की याद दिलाता है जब सुबाकी उसके पास खेलने के लिए आई थी। उस दिन वो उसके साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाया क्योंकि उसकी मम के साथ उसकी पियानो की क्लास थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो बात ये थी कि छोटे कौसे के हाथों पर काफी सारे चोटों के निशान थे, जहाँ सुबाकी को ये चीज को देखकर काफी अजीब लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर कौसे की मम इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाई थी कि सुबाकी वहाँ पर ही डर गई। और यहाँ पर कौसे को ये दिन याद आता है, और उसके साथ उसे ये भी याद आता है कि उसने पियानो में जो भी मेहनत की थी वो सिर्फ अपनी माँ को अच्छा फील करवाने के लिए की थी, उसके लिए, उसकी माँ के लिए उसकी जीत ही सबसे अच्छी दवा थी। और इसी बात की वजह से कौशल ने खुद से ये वादा किया था कि वो हर पियानो कंपटीशन में पहला आएगा। और जब वर्तमान में कौशल यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, जहाँ पर सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा होता है, वो एकदम सही तरीके से पियानो बजा रहा होता है और ऑडियंस भी काफी ध्यान से उसे सुन रही होती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब उसे अचानक से वो वादा याद आता है जो बचपन में उसने अपनी मम्मी से किया था। और हाँ, उसी वादे की वजह से वो हमेशा म्यूजिक सीट को पूरी तरह से फॉलो करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी माँ उससे काफी ज्यादा नाराज होगी, इतना ज्यादा कि उसे सजा देने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगी, ताकि वो एक अच्छा पियानो प्लेयर बन सके। और उसी वक्त कौसे ने यहाँ पर अपनी म्यूजिक सीट को अपनी माँ के मुंह पर देकर मारा था और दिल से कहा था कि वो चाहता है कि उसकी माँ जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाए। और जब ये चीज सच में हो गई तो कौसे को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अगला कंपटीशन चल रहा था। और फिर बचपन में एक बार जब वो उस कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा था तो उसने वहाँ पर दुख जरूर दिखाया था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि शायद उसकी परफॉर्मेंस का बिगड़ जाना उसकी मरी हुई माँ की तरफ से एक सजा है, और उसी वजह से ये सारा सब कुछ अभी उसके साथ हो रहा है। क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा होता है उसे पियानो की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, और इस वजह से वो बेसुरा बजाने लगता है, जो चीज यहाँ पर ऑडियंस भी नोटिस करती है कि यहाँ पर काउसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी पियानो की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती और उसे यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर बजाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसकी माँ की परछाई उसके सामने आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि अभी जो भी वो उसे महसूस कर रहा है वो सब कुछ उसकी एंजाइटी, डर और ट्रॉमा है। पियानो बजाना असल में उसकी माँ की तरफ से एक सजा है, क्योंकि उसने उसका सपना पूरा नहीं किया। वो चाहती थी कि वो एक पियानिस्ट बने, और अपनी माँ की इस मौजूदगी से कौसे यहाँ पर गड़बड़ा जाता है और वो यहाँ पर गलत तरीके से बजाने लगता है, और आखिरकार वो यहाँ पर हार मान लेता है। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो कभी भी उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाएगा जो कि उसकी माँ ने उसके अंदर छोड़ दिया है, और इसीलिए वो पियानो बजाना यहीं पर ही बंद कर देता है। और इसी वजह से उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि बजाने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिर वो स्टेज की लाइट की तरफ देखता है और उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, कावरी। फिर उसे याद आता है कि कावरी भी उसी की वजह से टोआ हॉल कंपटीशन से बाहर हो गई थी। फिर वो सोचता है कि उसे पता था कि वो हार चुकी है, फिर भी उसने वायलिन बजाना क्यों चालू रखा। और तब उसे समझ आता है कि आज वो स्टेज पर लोगों के सामने सिर्फ उसी की वजह से है। जिसके बाद काउसी फिर से पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है, और अब उसे समझ आ गया है कि आखिर वो पियानो क्यों बजाना चाहता है, वो भी सिर्फ कावरी के लिए, क्योंकि कावरी उसे शांति, खुशी, आजादी और सबसे बड़ी बात एक सच्ची
दोस्ती देती है। फिर जैसे जैसे वो बजा रहा होता है तो लोग उसकी म्यूजिक में काफी बड़ा बदलाव महसूस करते हैं और अब उसका पियानो बजाना और भी ज्यादा इमोशनल और गहराई वाला लग रहा होता है। और इमाई को उसी वक्त वही सूरजमुखी याद आते हैं जो कि उसने पहली बार काउसी की परफॉर्मेंस देखने के दौरान महसूस किए थे जब वो बच्चा हुआ करता था। दूसरी तरफ कावरी को ऐसा लग रहा होता है कि काउसी फिर से पहले की तरह बजा रहा है और यहाँ पर काउसी वापस से कावरी के बारे में सोच रहा होता है और उनके बीच हुई बातचीत को याद कर रहा होता है और ये उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी यह परफॉर्मेंस कावरी के दिल तक पहुंच पाए। और इस पार्ट के खत्म होने से पहले ही सब कुछ मैजिकली बदल जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर काउसी के चारों तरफ एक बड़ा फूलों से भरा हुआ पेड़ उग जाता है जो कि उसके नए जीवन की शुरुआत को दर्शा रहा होता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस जब खत्म होती है तब यहाँ पर सारी ऑडियंस पूरी तरीके से कंफ्यूज लग रही होती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस परफॉर्मेंस पर कैसे रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ पर काउसी को ये चीज को देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर एक ही इंसान के रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है जो कि कावरी है। और हम देखते हैं यहाँ पर कावरी भी काफी इमोशनल लग रही होती है क्योंकि यहाँ पर काउसी की परफॉर्मेंस ने उसके दिल को छू लिया होता है। जिसके बाद यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो जाता है और काउसी यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर मेन हॉल में उसे पुरानी जान पहचान वाली औरत मिलती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम हिरोको सेतो है जो कि उसकी माँ की पुरानी दोस्त थी। फिर यहाँ पर हिरोको काउसी को गले लगा लेती है जो देखकर यहाँ पर काउसी के सारे दोस्त काफी हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि आखिर औरत कौन है। लेकिन यहाँ पर कावरी अचानक उसे पहचान लेती है क्योंकि हिरोको यहाँ पर एक फेमस पियानिस्ट है और काउसी के लिए भी यहाँ पर पूरी पुरानी यादें ताजा हो जाती है जहाँ पर ये सोच रही होती है कि काउसी अब काफी बड़ा हो चुका है पिछले कुछ सालों में। और जाने से पहले हिरोको यहाँ पर काउसी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए जाओगे, जिस पर काउसी कहता है कि जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ क्योंकि मैं परफॉर्मेंस के बीच में ही रुक गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हिरोको उसे जाने के लिए कहती है और उसे अलविदा कहने के बाद यहाँ पर काउसी रिजल्ट देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो रिजल्ट को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती उसे क्योंकि उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तकेशी को इस बात से काफी हैरानी होती है। यहाँ पर तकेशी का पहला ही नाम होता है लेकिन फिर भी वो काउसी को रोककर पूछता है कि आखिर उसकी परफॉर्मेंस इतनी अजीब क्यों थी, जिस पे काउसी उसे बताता है कि उसने यहाँ पर पूरी मेहनत की थी और काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की थी लेकिन अगर परफॉर्मेंस खराब हुई तो शायद इसीलिए क्योंकि अब मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके पास काफी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो उसके पियानो बजाने को भी काफी असर करती है। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे एक सही वजह मिल गई है पियानो को बजाते रहने की और हाँ वो है कवरिंग। लेकिन ये बात वो तकेशी को सीधे नहीं बताता लेकिन उसके लिए ये बात सीधी साफ होती है और इतना कहने के साथ ही काउसी यहाँ से चला जाता है और उसे जाता देख यहाँ पर तकेशी कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पर एमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा, अब वो काफी ज्यादा बदल गया है। अब वो अपनी माँ की बात मानकर सबसे अच्छा बनने के लिए नहीं बजा रहा बल्कि खुद के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए बजा रहा है। और यहाँ पर अगले दिन हिरोको और उसकी छोटी बेटी काउसी के घर पर आती है और फिर जब वो काउसी के कमरे में जाती है तो वो लोग उसे वहाँ पर बेहोश पड़ा देख काफी ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन तभी काउसी यहाँ पर अचानक ही उठ जाता है। दरअसल यहाँ पर काउसी पूरी रात ही पियानो प्रैक्टिस कर रहा था बिल्कुल वैसे जैसे कि वो बचपन में किया करता था। यहाँ पर हिरोको को ये बात को देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पिछली रात के परफॉर्मेंस के बाद दोबारा पियानो नहीं बजाएगा। तो काउसी कहता कि वो गलत भी नहीं है, उसे भी नहीं लगा था कि वो दोबारा से पियानो बजाएगा लेकिन किसी ने उसका मन बदल दिया। बाद में यहाँ पर स्कूल की छत पर काउसी बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर छुट्टियों में वो क्या करेगा। तभी यहाँ पर अचानक से कावरी आ जाती है और वो यहाँ पर काउसी से कहती है कि अब तो तुम्हें पियानो की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हम दोनों को मिलकर टाओ हॉल में गाला कॉन्टेस्ट में हमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया है। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर बैठकर डिसाइड करते हैं कि आखिर उन्हें वहाँ पर कौन सा गाना परफॉर्म करना है। जिस पर कावरी कहती है लव सौरव भाई कासला बजाते हैं। काउसी को यहाँ पर ये गाना कुछ खास नहीं लगा बल्कि उसे काफी बोरिंग लग रहा होता है। इसी वजह से वो कावरी से कहता है कि कोई और गाना चुन ले लेकिन यहाँ पर कावरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये गाना सबसे अलग लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जहाँ पर काउसी भी ज्यादा जिद नहीं करता क्योंकि उसे कावरी के ऊपर पूरा भरोसा है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि कावरी अपने अंदाज में किसी भी गाने को खास बना देती है। और फिर शाम को जब दोनों घर लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर कावरी नोटिस करती है कि यहाँ पर काउसी काफी लो लग रहा होता है तो फिर वो उसे खुश करने के लिए यहाँ पर जुगनू दिखाने के लिए ले जाती है। जहाँ पर जाने के बाद वो उसे कह रही होती है कि जिंदगी चलती रहती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन अगर किसी इंसान की रोशनी इतनी तेज हो कि वो दूसरों को रोशन कर दे तो वो इंसान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। जिसके बाद कावरी उसे पूछ रही होती है कि जब वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया था तो फिर वो वापस से पियानो बजाने के लिए कैसे तैयार हो गया, ऐसा तो आखिर क्या हो गया जिसने की उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। फिर वो सीधे ही बोलता है कि उसके म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए असली वजह सिर्फ वही कोरी है। वो एक ऐसा म्यूजिशियन बनना चाहता है वो पूरी आजादी से अपनी धुनें बजा सके जैसे कि कावरी तुम करती हो और उसे उम्मीद है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी इस सफर में। कावरी को यहाँ पर ये बात को सुनकर काफी खुशी तो होती है लेकिन उसके दिल में यहाँ पर हल्की सी उदासी भी होती है क्योंकि उसे पता है कि इंसान हमेशा नहीं रहता।
रहता, चाहे उनकी म्यूजिक लोगों के दिलों में जिंदा रहे। फिर अगले दिन यहाँ पर काउसे टाउन हॉल के कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर काउसे ठीक से यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा होता और कुछ भी सही तरीके से नहीं बजा पा रहा होता। तब यहाँ पर काउरी उसे एक छोटा सा लेसन देती है। वो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर काउसी कहता है कि जो गाना तुमने चुना है लव सॉरो, जो कि उसे अपनी माँ की याद दिला रहा होता है, सारी अच्छी यादें और बुरी भी, और इसी वजह से वो काफी उदास हो जाता है और अपने कमरे में बंद होकर पियानो में अपने सारे दर्द निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर हिरोको आकर उसे रोकती है। लेकिन जब वो उसकी हालत देखती है तो फिर वो उसे ऐसा देखकर एक फेस्टिवल में ले जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा सा बदल सके। वहाँ पर जाने के बाद हिरोको उसे बता रही होती है कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे प्यार करती थी। भले ही काउसी को ऐसा लग रहा होता है कि उसके आखिरी दिनों में उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, लेकिन वो ये भी कहती है कि अगर वो ये सोचकर परेशान है कि उसे इस वजह से पियानो बजाना बंद कर देना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बजाते रहो बिना कुछ ज्यादा सोचे, क्योंकि डर और चिंता इंसान को रोक देती है। लेकिन अगर कोई भी अपने डर और चिंता का सामना करता है तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और अपने पुराने जख्मों को भी ठीक कर सकता है। एक दिन काउसी और कॉरी पूरे दिन स्कूल के म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर लौट रहे होते हैं। तब वो रास्ते में आसमान की तरफ देखते हैं और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाने लगते हैं। फिर जब वो लोग यहाँ पर काउरी के घर पहुँचते हैं तो काउसी यहाँ पर वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी काउरी के पापा उसे रोक लेते हैं और उसे थोड़ा डांटने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काउरी को इतनी देर से घर क्यों लाया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि ये काउसे है, वही पियानिस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उनका बर्ताव पूरा ही बदल जाता है। फिर वो काउसे से काफी अच्छे से बात करते हैं और अपनी दुकान के बने केक भी काफी ऑफर करते हैं। और कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था, वही कॉन्सर्ट का दिन। लेकिन यहाँ पर काउसे की तो दिक्कत ही आ गई क्योंकि यहाँ पर काउरी तो कहीं पर दिख ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर रियोता ने जब कॉल किया तो उसने उठाया ही नहीं क्योंकि उसका फोन यहाँ पर उसके पापा की दुकान पर छूट गया था। और फिर अब इस वजह से काउसी और हिरोको ने सोचा कि चलो टो हॉल के अंदर जाते हैं और उनसे थोड़े टाइम मांगते हैं ताकि काउरी के आने तक थोड़ा सा टाइम मिल सके। तभी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर कहता है कि अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मिक से पूछना पड़ेगा, जो कि कॉन्सर्ट का आखिरी परफॉर्मर है। यहाँ पर मिक ने पिछले साल का बड़ा परफॉर्मेंस जीता था, तो इस साल उसे कॉन्सर्ट को क्लोज करने का मौका मिला था। जब हिरोको ने उसे प्यार से कहा कि क्या वो अपना स्लॉट हमें दे सकता है ताकि काउरी और कैसे परफॉर्म कर पाए, लेकिन यहाँ पर मिक ने मना कर दिया क्योंकि वो यहाँ पर कॉन्सर्ट का स्टार बनना चाहता था और किसी और को शो क्लोज करने देना नहीं चाहता था। और यहाँ पर हिरोको ने ये समझा और पीछे हट गई। लेकिन यहाँ पर काउसे ने जाते जाते उसे माफी मांगी कि हिरोको को ऐसा बोलना पड़ा और फिर बोला कि मिक चाहे माने या ना माने, कॉन्सर्ट के स्टार तो वही और काउरी हो गए। और फिर जब कॉन्सर्ट में कौसे की बारी आई तो सिर्फ कौसे ही वहाँ पर गया क्योंकि काउरी तो अभी तक आई भी नहीं थी, जिससे कि उसके दोस्त भी काफी परेशान हो गए। फिर जब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखा जाता है कि यहाँ पर कौसे को एक चीज याद आती है कि जब उसने यहाँ पर हिरोको को पियानो बजाते हुए सुना था, क्योंकि उसका यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। फिर उसने यहाँ पर काउसे को अपनी लाइफ के बारे में बताया और फिर काउसे ने यहाँ पर उसी टोन को मजाक मजाक में हल्के और काफी मजेदार तरीके से बजाना शुरू कर दिया, जो देखकर हीरो को यहाँ पर काफी खुश हो गई। और उसने यहाँ पर काउसे की मम्मी से जाकर बोला कि तुम्हारा बेटा तो जीनियस है, इसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट होगा। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कौसे की परफॉर्मेंस बिना काउरी के ही शुरू हो जाती है। पहले तो यहाँ पर काउसे काफी गुस्से में था मिक की बातों से। यहाँ पर वो पियानो की कीज को काफी जोर से और गड़बड़ तरीके से बजाने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यहाँ पर सुकून सा महसूस होने लगा जब उसे याद आया कि उसकी मम उसके लिए लव सॉन्ग बजाया करती थी। और यही यादें उसे ये एहसास दिलाती है कि उसकी माँ वैसे भी बुरी नहीं थी जैसा कि उसने अब तक सोचा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ इसीलिए किया ताकि यहाँ पर कौसे आने वाले वक्त के लिए और मजबूत बन सके, ताकि वो जिंदगी की तकलीफ और दुखों को झेल सके। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। और हाँ, उन्होंने उसे काफी मुश्किल वक्तों से गुजारा ताकि वो बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन वो उसके साथ काफी अच्छे पल भी बिताना चाहती थी। और ये सारी यादें मिलकर काउसे की परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से बदल देती है और ऑडियंस भी यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है, जैसे कि हर कोई उसके संगीत को अपने दिल से महसूस कर रहा हो और सभी के दिल में एक शांति सी फैल जाती है। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर खत्म होती है तो काउसे यहाँ पर उठकर अपने स्टेज के सामने खड़ा हो जाता है। ऑडियंस की तालियों का इंतजार करते हुए यहाँ पर लोग तो तालियां बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौसे कोई भी तरीके की एक्साइटमेंट नहीं दिखाता क्योंकि उसे तो यहाँ पर सिर्फ अपनी मर चुकी माँ की तालियों की आवाज सुननी थी। जिसके बाद काउसे जैसे स्टेज से बाहर जाता है तो वो हॉल में ही गिर जाता है, वो गहरे गम के बोझ से जो कि उसकी माँ के न होने की वजह से अपने दिल में था। लेकिन किस्मत से हीरो को और उसकी छोटी बेटी वहाँ पर उसके साथ थी। फिर हीरो को ने उसे गले लगा लिया और काफी प्यार से कहा कि उसकी माँ जहाँ कहीं भी हो उन्होंने उसकी शानदार परफॉर्मेंस को जरूर से सुना होगा। और ये बात सुनकर काउसे के दिल का भरा हुआ दर्द एकदम से ही बाहर आ जाता है और वो हीरो की बाहों में फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद उसे यहाँ पर पहली बार सुकून सा महसूस होता है। लेकिन अभी भी उसके दिल में थोड़ा सा
सा गुस्सा और मलल था कि कावरी उसे ऐसे दिन अकेला छोड़कर चली गई। मजे की बात तो यह है कि उसका गुस्सा सही था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कावरी उस दिन कॉन्सर्ट में इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि उसकी तबीयत फिर से काफी बिगड़ गई थी और उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये बात उसे अगले दिन सुबह की से पता चलती है। फिर यहाँ पर ये तीनों साथ में मिलकर हॉस्पिटल में कावरी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर कावरी बताती कि वो कॉन्सर्ट में इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि वो फर्श पर फिसल गई थी और उस वजह से उसे इतनी जोर से चोट लगी कि उसे सीधा ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और वो ठीक है और सबसे ज्यादा इसी वजह से खुश है क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त उसे मिलने आए और उसे काफी सारे गिफ्ट्स दिए, जिसमें कि सबसे खास रियुत का की दी गई ढेर सारी बुक्स थी, जो देखकर कावरी काफी खुश भी होती है। और ऐसा ही काफी सारे दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन काउसे यहाँ पर उसे मिलने आता है, जबकि उस दिन शहर में काफी बड़ा फेस्टिवल चल रहा था और उसके सारे दोस्त वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर कावरी नोटिस करती है कि वो थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और फिर वो मजाक में कहती है कि वो टोआ हॉल के कॉम्पिटिशन में सबसे बेकार था क्योंकि वही था जो कि अपने साथी वायलेंट प्लेयर के बिना परफॉर्म किया और वो साथी खुद कुंवारी थी जो कि उस दिन काफी बीमार थी और वो उसे चिढ़ा रही होती है कि उसने अकेले इसी वजह से परफॉर्म किया क्योंकि वो कॉन्सर्ट का स्टार बन सके। उसके जवाब में काउसी कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने दो वजहों से परफॉर्म किया, अपनी माँ और उसके लिए उसने अपने पूरे दिल से बजाया ताकि अपनी माँ के साथ जो दर्द था उससे वो उभर सके और अपने मन में ही इन सारी चीजों से बाहर निकल सके। और उसने इस वजह से भी बजाया क्योंकि मिक जो प्रोडेजी बच्चा है जिसने की कावरी के बारे में काफी बुरा बोला था और ये बात काउसी को काफी बुरी लगी और उसने गुस्से और ताव में परफॉर्म किया ताकि वो उसे दिखा सके कावरी यहाँ पर एक सच्ची म्यूजिशियन है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबह की जब छोटी थी तब वो काउसी के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो उसे हर बार मना कर देता था क्योंकि उसे पियानो की प्रैक्टिस करनी होती थी और ऐसा हर बार होते हुए देख सुबह की काफी दुखी हो जाती थी और उनकी दोस्ती में काफी दरार आ जाती है। फिर धीरे धीरे उसे म्यूजिक से काफी नफरत होने लगती है क्योंकि सिर्फ म्यूजिक ही ऐसा था जो कि काउसी को उसे दूर कर रहा था। फिर अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसके मन में यहाँ पर काउसी के लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन फिर भी वो सेतो को डेट कर रही है और इसी वजह से उसकी दोस्त काशीवागी रियुता से कहती है कि वो सुबाकी से बात करे और वो समझाए कि वो काफी बड़ी गलती कर रही है क्योंकि सेतो से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लेकिन रियुता यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये उसकी बस की बात नहीं है और ये सुबाकी को खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसके असली जज्बात क्या हैं। और फिर जब शाम को सुबह की घर लौट रही होती है तभी काउ से यहाँ पर अचानक आकर उसे पूछता है कि आखिर वो ठीक है या नहीं, क्योंकि काशीवागी ने उसे बताया था कि सुबह की कुछ परेशान है। तो सुबह की उसे बताती है कुछ खास नहीं है, बस सेतो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर माहौल को हल्का करने के लिए दोनों ही एक आइसक्रीम लेते हैं और फिर घर तक एक प्यारा सा गाना गुनगुनाते हुए चल लेते हैं जैसे कि वो पहले किया करते थे। फिर काउ से उसे यहाँ पर एक जरूरी बात बताता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो शहर से दूर एक म्यूजिक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, जहाँ पर ये सुनकर सुबह ही काफी शौक होती है और बिना कुछ बोले रोते हुए वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जो कि उन्होंने बचपन से साथ गुजारे हैं और वो भी पल जो कि म्यूजिक की वजह से अधूरे रह गए। जैसे कि काउसी ने पियानो की वजह से उसे दूरी बना ली और फिर से वो अब म्यूजिक को लेकर उससे दूर जाने वाला है। इसे सुबह को ऐसा लग रहा होता है कि म्यूजिक उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही उसे उस लड़के से दूर कर रहा है जिससे वो प्यार करती है। और सुबह की काउसी के लिए फीलिंग्स इतनी गहरी है कि वो उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रही होती और हर बार जब वो उसे देखती है तो वो उसे दूर भाग जाती है। और ये सब कुछ उस सच्चाई को दिखाता है जिससे कि सुबह की बचना चाहती है। उसे ये मानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो काफी टाइम से काउसी से प्यार करती है और जब सेतो को ये बात समझ आती है तो वो उससे अपने आप ही ब्रेकअप कर लेता है। और यहाँ पर ये चीज को देखकर सुबह को इस चीज से काफी हर्ट होता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो सेतो से काफी प्यार करती थी, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने सेतो का टाइम वेस्ट किया, उसने एक झूठे रिश्ते में रखा क्योंकि इसलिए ताकि उसे किसी की केयर और अफेक्शन चाहिए थी। और जब शाम को यहाँ पर सुबह की अकेले म्यूजिक रूम में जाकर पियानो बजा रही होती है ताकि वो अपना मन हल्का कर सके क्योंकि उसे उस वक्त यहाँ पर काउसी की जरूरत होती है, लेकिन जब वो उसके पास नहीं होता तो उसके नाम की सिर्फ एक ही चीज वहाँ पर होती है, वो ही पियानो। तभी अचानक से वहाँ पर काउसी भी आ जाता है क्योंकि उसे काफी दूर से ही सुनाई दे गया था कि सुबह की पियानो कितना खराब बजा रही थी। जहाँ पर आने के बाद काउसी यहाँ पर बिना कुछ बोले पियानो बजाने लगता है तो सुबह की उसे पूछती है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, जिस पर काउसी कहता है कि वो तब तक चुप रहेगा जब तक सुबह की उसका सारा दर्द नहीं निकाल देती। तो सुबह की बताती है कि सेतो ने उससे इसी वजह से ब्रेकअप किया क्योंकि उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था और उसे इस बात का काफी दुख है क्योंकि वो ये सोच नहीं पा रही कि उसने किसी को सिर्फ इसी वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि उसे किसी अपने की जरूरत थी। और इतना कुछ कहने के बाद यहाँ पर सुबह की काउसी से काफी नाराज हो जाती है और उसे काफी डांटने लगती है और कहती है कि वो कभी भी दिलासा देने के लिए कुछ भी नहीं कहता और कहती है कि अब जो करना है वो कर लो क्योंकि उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम होते हो या नहीं। तो फिर काउसी उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा और वो ये भी मानता है कि वो शायद ऐसे नहीं समझा पाएगा जैसा कि वो चाहता
चाहती है, लेकिन मुश्किल वक्त में वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन सुबाई को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि काउसी बहुत ही जल्द किसी और जगह पढ़ाई करने के लिए जाने वाला है और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाएगा जैसा कि उसने वादा किया था। अगले दिन काउसी यहाँ पर अस्पताल के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर कावरी बढ़ती है और वो यहाँ पर काफी कंफ्यूज रहता है कि वो अंदर जाए या फिर नहीं, क्योंकि बाहर कुछ चीजें देखकर उसे काफी बुरा फील हो रहा होता है, जैसे कि एक काली बिल्ली और एक कौवा। तभी एक अनजान जगह से उसे पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंके जाते हैं उसके ऊपर, और फिर बाद में उसे ये पता चलता है कि ये गुब्बारे एक लड़की फेंक रही थी जो कि पेड़ से गिर गई। जिसके बाद काउसी यहाँ पर हिरोको के घर उसे ले जाता है, और फिर जब वो लड़की उसमें आती है तो हिरोको को देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि वो हिरोको की काफी बड़ी फैन होती है। जहाँ पर वो लड़की अपना नाम नागी बताती है और वो एक फेमस म्यूजिक स्कूल की स्टूडेंट होती है और उसने नया नया पियानो बजाना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर नागी हिरोको से ये गुजारिश करती है कि वो उसकी यहाँ पर टीचर बन जाए, लेकिन यहाँ पर हिरोको इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती। लेकिन फिर भी हिरोको उसे एक छोटा सा टेस्ट देती है, ये देखने के लिए कि वो पियानो कितना अच्छा बजा सकती है। नागी एटीट्यूड 25, नंबर 25, नॉम 5 ऑफ एम्पायर में बजाती है, वही गाना जो कि काउसे ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस में बजाया था। और यहाँ पर नागी इतना ज्यादा अच्छा बजा रही होती है कि हिरोको और काउसे दोनों ही काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काउसे नोटिस करता है कि नागी यहाँ पर काफी गुस्से और जलन में बजा रही होती है, जैसे कि उसे किसी से काफी नफरत हो। और इस टेस्ट के बाद हिरोको उसे अपने स्टूडेंट मान लेती है, जो कि नागी के लिए काफी खुशी की बात होती है, क्योंकि उसके पास एक छुपा हुआ मकसद भी था जो कि किसी को भी नहीं पता। वहीं उधर कावरी यहाँ पर अस्पताल में अकेले ही चल रही होती है, फिर अचानक ही उसे वहीं पर ही चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। वो यहाँ पर उठने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन उसके पैर उठते ही नहीं, जिसकी वजह से उसे वहीं पर ही पैनिक अटैक आ जाता है। वो बार बार यहाँ पर उठने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और आखिरकार वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। और उसे याद आता है कि कॉन्सर्ट वाले दिन जब वो कॉन्सर्ट में जाने के पहले अपने घर में ही प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके पैर अचानक से ही काम करना बंद कर देते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाती है और उसके सिर में इतनी जोर से चोट लगती है, जिस वजह से वहीं पर ही काफी ज्यादा खून बह जाता है। फिर उसे फौरन ही अस्पताल ले जाया जाता है और तभी से वो यहीं पर है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हिरोको ने जबरदस्ती काउसी को नागी का पियानो टीचर बना दिया। यहाँ पर काउसी काफी स्ट्रिक्ट रहता है और बिल्कुल भी कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेता, और फिर चाहे वो छोटी लड़की ही क्यों ना हो, नागी को सिर्फ उसकी गलतियां बताने के अलावा काउसे उसे ये भी सिखाता है कि कैसे वो अपने बॉडी पोस्चर को सुधारे और पियानो को ठीक तरीके से बजाए। मजे की बात तो ये है कि काउसे को यहाँ पर नागी के एटीट्यूड में काफी बड़ा बदलाव दिखता है। पहले तो वो काफी गुस्से में बजा रही थी, लेकिन उसकी सलाह सुनने के बाद वो ज्यादा जोश में और अच्छे मूड में पियानो बजाने लगती है। और फिर क्लास के बाद काउसे यहाँ पर जब घर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर सामने कावरी मिलती है, जहाँ पर वो उसे डांट रही होती है क्योंकि वो हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। और अब जब वो उसके सामने है तो वो उसे सीधा ही मॉल ले जाती है ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सके। दोनों मॉल में यहाँ पर अच्छा खासा टाइम बिताते हैं, और फिर जब घर जाने की बारी आती है तो कुछ तो अजीब होता है। काउसे यहाँ पर नोटिस करता है कि कावरी ने यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म तो पहनी है, लेकिन उसके पास उसका बैग नहीं है। तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बैग कहाँ है, तो वो उसे कहती है कि वो स्कूल में ही भूल गई। फिर दोनों स्कूल वापस जाते हैं कावरी का बैग लेने के लिए, जहाँ पर क्लासरूम में जाने के बाद कावरी यहाँ पर अपना बैग ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना बैग यहाँ पर मिलता ही नहीं, क्योंकि असल में वो आज स्कूल आई ही नहीं थी। असल में हॉस्पिटल की नर्सों ने उसे एक दिन की छुट्टी दी थी ताकि वो बाहर जा सके और हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी ना रहे। काउसे को यहाँ पर ये सारी बातों को जानकर काफी इमोशनल फील हो रहा होता है, तो वो उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। इस बात से खुश, कम से कम वो आज उससे मिल तो पाया, जहाँ पर कावरी भी इस बात से काफी खुश होती है। काउसे से मिलकर वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो दिल से ये चाहती है कि पूरा वक्त यहीं पर ही रुक जाए ताकि वो थोड़ी देर और काउसे के साथ रुक पाए, जहाँ पर काउसे भी उसके आंसू को महसूस करता है, लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। और ऐसे ही काफी सारे दिन बीतते जाते हैं और काउसे यहाँ पर अपनी भूमिका में नाई का पियानो टीचर बन रहा होता है। और हर बार नाजी यहाँ पर जो गलती करती है तो वो उसे यहाँ पर डांट रहा होता है और बताता है कि आखिर क्या सुधारना है, जिस वजह से लड़की इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि एक दिन वो गुस्से में मंदिर में छुप जाती है। और फिर जब कौसे यहाँ पर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए उसके साथ खाने के लिए कुछ ले जाता है और उसे अपनी बात कहने के लिए पूरी तरीके से सुनता है। जहाँ पर नाई कहती है कि मैं पियानो में अच्छा बनना चाहती हूँ ताकि वो अपने स्कूल के एक लड़के को इम्प्रेस कर सके। ये थोड़ा अजीब सा कारण है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। नागी को भी हैरानी होती है कि जब कौसे वो भी बताता है कि वह भी किसी का ध्यान खींचने के लिए पियानो बजाता था। और ये खुलासे के बाद दोनों के रिश्ते में काफी सुधार आता है, जिसके बाद ये दोनों ही रॉक पेपर सीजर खेलते हुए वापस घर चले जाते हैं। फिर एक दिन यहाँ पर कौसी और उसकी दोस्त कावरी से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं। तो यहाँ पर कावरी कौसी से यहाँ पर दो वजहों से गुस्सा हो जाती है। पहली वजह तो ये है कि वो मिठाई लेकर नहीं आया जैसा कि उन्होंने उससे वादा किया था। दूसरी वजह कुछ ज्यादा ही गंभीर है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काउसे एक लड़की को पियानो की क्लास दे रहा
है, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काउसी को जिताते हुए कहती है कि वो पियानो की ज्यादा प्रैक्टिस करे बजाय किसी को पढ़ाने के, क्योंकि अगले ही कुछ महीनों में एक प्रतियोगिता आने वाली है। और कावरी के इस गुस्से के बाद सभी लोग यहाँ पर काफी शांत हो जाते हैं, जिसे देखकर वो अपने व्यवहार के लिए सभी लोगों से माफी मांगती है। फिर अगले दिन यहाँ पर नागी स्कूल में जब प्रैक्टिस कर रही थी तो वो काउसी से हुई बातों को सोचते हुए अपने घर वापस जा रही होती है। दोनों के ही पियानो के साथ कुछ मिलते जुलते कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों ही किसी खास के ध्यान पाने के लिए पियानो बजाते हैं। जहाँ पर काउसे कावरी का प्यार और ध्यान पाने के लिए पियानो बजाता है, वहीं नागी यहाँ पर काउसे का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए बजाती है, क्योंकि वो सीक्रेटली उसे पसंद करती है, लेकिन साथ ही साथ उससे नफरत भी करती है, क्योंकि वो तकेसी की बहन है जो कि काउसे का हमेशा से प्रतिद्वंदी है। फिर जब शाम को काउसे यहाँ पर कावरी से मिलने जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कावरी यहाँ पर अपनी माँ की आखिरी दिनों की तरफ दिखने लगी है, और ये बात काउसे जानता है कि उसकी सोच यहाँ पर उसे धोखा दे रही है, और ये भी मानता है कि कावरी यहाँ पर उसकी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर थोड़ी सी चिंता हो रही होती है। और इसी वजह से काउसे यहाँ पर अपने क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा होता और पियानो भी ठीक से नहीं बजा पा रहा होता। नागी ने काउसे की उदासी को महसूस किया तो उसने उसे अच्छे और मोटिवेट करने वाले वर्ड्स कहे, लेकिन ये सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए नहीं था। वो ये सब इसीलिए कह रही थी, असल में वो ये सब इसीलिए कह रही थी ताकि काउसे यहाँ पर सदमे में न रहे, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ा तो ये उसे एक आसान जीत दिला सकता था। और तकेसी को भी। अगले दिन यहाँ पर युता कावरी से हॉस्पिटल में मिलने का प्लान बनाता है, तो वो काउसे से भी पूछता है क्या वो भी उसके साथ चलना चाहता है, जिस पर वो मना कर देता है और अपने दोस्त के जिद करने के बावजूद बार बार नहीं कह रहा होता है। जिसके बाद अचानक ही काउसे यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर भी फूट फूट कर रोने लगता है, और रियोता को ये बता रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर कावरी से मिलने जाए या फिर नहीं। जितना वो उससे मिलना चाहता है और उतना भी उसे डर भी लग रहा है कि आखिर वो उसके सामने कैसे बिहेव करेगा। इस बात पर रियोता उसे समझा रहा होता है कि इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा ही मिलने के लिए चले जाओ, चाहे कोई बात न भी हो, बस उसे कंपनी देना ही काफी है। और इतना सुनने के साथ वो वहाँ पर कावरी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कावरी उससे काफी सारे सवाल पूछती है, लेकिन काउसे यहाँ पर उसे काफी ठंडे ढंग से जवाब दे रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर कावरी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो काउसे भी उसे बताता है कि वो इसी वजह से ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या बोले। कावरी भी इस बात को समझती है और बोलती है कि आखिर कौन ही बात करना चाहेगा किसी ऐसे इंसान से जो कि काफी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में है और शायद कभी बाहर न निकल पाए। और कावरी यहाँ पर अपने बारे में काफी और भी नेगेटिव बातें करने लगती है, जिस वजह से काउसे को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो ऐसा कहना चाह रही है कि वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी, जिस बात से वो यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और हॉस्पिटल से ही चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो सिर्फ उतना ही कहता है कि वो अब उसके बारे में और भी कुछ नहीं जानना चाहता। अगले दिन काउसे यहाँ पर नागी से जाकर स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए भीख मांग रहा होता है, और नागी भी यहाँ पर बिना किसी झिझक के हाँ कह देती है, और उसे साथ में परफॉर्म करने देने का नतीजा ये हुआ कि नागी ने खुद को पियानो की प्रैक्टिस में कई दिन तक थका डाला, क्योंकि वो आने वाले सभी लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर काफी बड़े लोग और मीडिया वाले भी आने वाले थे। और इतनी मेहनत ने उसे अंदर से ही हिला दिया और उसका मेंटली ब्रेकडाउन होने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बचपन में काउसे के साथ हुआ करता था, जब उसकी माँ उसे जबरदस्ती पियानो बजवाती थी। और फिर जब हिरोको ने ये सारी चीजों को नोटिस किया तो उसने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और उसे समझा कि पियानो बजाते टाइम डर लगना और नर्वस होना काफी आम बात है। फीलिंग स्टेज पर जाते ही पीछे छूट जाती है। उस पल में पियानिस्ट के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो अच्छा काउसे बनो या फिर बुरा वाला। जहाँ पर हिरोको की ये बातें सुनकर नागी को काफी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं। और फिर जब स्कूल फेस्टिवल का दिन आया तो वो यहाँ पर इतनी ज्यादा नर्वस थी कि उसके हाथ भी कांप रहे थे, और जैसे ही काउसे ने इस बात को नोटिस किया तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि डरना और नर्वस होना काफी नॉर्मल है, तुम बस रिलैक्स रहो, आखिरकार ये सिर्फ एक फेस्टिवल है, ये कोई कंपटीशन नहीं। जिसके बाद उसने यहाँ पर उसे ये भी कहा कि एक दोस्त ने उसे कभी कहा था कि दिल से बजाना चाहिए, अपने दिमाग से नहीं, ताकि म्यूजिक लोगों के दिल तक पहुँच सके। और ये सुनकर नागी का मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया, उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ गया। जिसके बाद वो दोनों ही स्टेज की तरफ बढ़ने लगे अपना बेस्ट देने के लिए। फिर नागी और काउसे की परफॉर्मेंस शुरू होती है और सब कुछ ही काफी स्मूथ चल रहा होता है। वो दोनों ही बिना कोई गलती किए बजा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी ट्यूनिंग में। परफॉर्मेंस के बीच में ही काउसे की स्पीड बढ़ जाती है और वो कुछ ज्यादा इंटेंसिटी से बजाने लगता है, जिससे नागी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे छूटने लगती है। यहाँ पर काउसे स्पॉटलाइट लेने लगता है, लेकिन नागी यहाँ पर ऐसा नहीं होने देना चाहती। फिर वो भी यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और काउसे की सीधी बराबरी पर आ जाती है। दोनों पूरे ही पैशन से बजा रहे होते हैं। नागी यहाँ पर इस वजह से बजा रही होती है ताकि वो काउसे
काउसे को यहाँ पर हरा सके और अपने भाई और दोस्तों को खुश कर सके। जबकि काउसे बस यही चाहता है कि उसकी म्यूजिक उस इंसान तक पहुँचे जो उसकी जिंदगी में सबसे अहम है, यानी कि कावरी। कावरी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन रियोता यहाँ पर फोन पर उसे परफॉर्मेंस सुना रहा होता है। जिसके बाद जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ऑडियंस यहाँ पर उनके लिए जोरदार तालियां बजाती है और नागी का नाम चिल्लाने लगती है, जिस वजह से नागी यहाँ पर काफी खुश होती है। लेकिन काउसे को यहाँ पर ऑडियंस की रिएक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि उसका म्यूजिक कावरी तक पहुंचा या नहीं। जिसके बाद नागी के दोस्त उसे बधाई देने के लिए पहुंचते हैं और थोड़ी देर में तकेशी भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी बहन को डांटने लगता है कि आखिर वो काउसे के साथ परफॉर्म क्यों कर रही थी, जो कि उसका राइवल है। और ये तब की बात है जब तकेशी गुस्से में आकर काउसे को डांटते हुए कह रहा होता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, नहीं तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। काउसे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं था कि नागी यहाँ पर तकेशी की बहन है, जबकि नागी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट दिया था। फिर भी यहाँ पर तकेशी के इस गुस्से भरे रिएक्शन पर काउसे उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि नागी ने उससे काफी कुछ सीखा है और वो काफी खुश है कि उसके पियानो की स्किल्स इतनी बेहतर हो गई। पर ये सुनकर तकेशी को यहाँ पर थोड़ा सा बेकार सा फील हो रहा होता है क्योंकि वो खुद अपनी बहन को इतना कुछ नहीं सिखा पाया। इसी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो काउसे को ये वार्निंग देता है कि अगले कॉम्पिटिशन में वो उसे हरा कर रहेगा। फिर एक नए दिन काउसे यहाँ पर कावरी से मिलने आता है। फिर काफी टाइम बाद वो उसे बात करने के इरादे से आया था और बात की शुरुआत वही सवाल का जवाब देकर करता है, वो जो कि कावरी ने उससे पहले पूछा था, क्या मेरे साथ तुम अपनी जान लोगे? तो काउसे कहता है कि वो उसके साथ अपनी जान नहीं ले सकता क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वो दोनों साथ में कर सके, क्योंकि कावरी तो हमेशा एक कदम आगे होती है और वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। फिर वो उसे समझाता है कि आखिर क्यों वो उसकी वो रिक्वेस्ट पर नहीं पूरा कर सकता और काउसे उससे कहता है कि वो फिर से वायलिन बजाए क्योंकि उसे उसकी म्यूजिक की काफी याद आती है। जो सुनकर कावरी यहाँ पर ही रोने लगती है क्योंकि देखने से शायद बाहर से ऐसा न लगे, लेकिन उसे भी काउसे के साथ म्यूजिक बजाना काफी याद आता है और इसे यहाँ पर उसे इस बात का दुख होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और दवाई और हॉस्पिटल की वजह से उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। फिर भी उसे ये बात थोड़ी सी खुशी तो देती है क्योंकि काउसे के साथ वो हमेशा मस्ती किया करती थी, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर कुछ और। हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं कि उसे यहाँ पर एक काफी गंभीर बीमारी है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उसे एक ऑपरेशन का ऑप्शन मिलता है जिससे कि शायद उसकी जिंदगी नॉर्मल हो पाए। जहाँ पर कावरी भी पूरे हौसले के साथ इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो फिर से काउसे के साथ म्यूजिक बजा सके। जब वो हार मानने वाली थी, जब काउसे ही था जिसने की उसमें फिर से जीने की उम्मीद जगाई, इसीलिए वो रिहेबिलिटेशन रूम में काफी मेहनत करती है अपने पैरों को फिर से मजबूत करने के लिए, ताकि वो स्टेज पर फिर से काउसे के साथ परफॉर्म कर सके। फिर जब काउसे उसे ऐसी हालत में देखता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या सोचे। यहाँ पर कावरी की मम्मी और पापा ने उसे बताया कि वो ये ऑपरेशन इसी वजह से करना चाहती है क्योंकि काउसे ने उसमें उम्मीद जगाई, लेकिन फिर भी काउसे के दिल में ये शक होता है कि क्या वो सच में कावरी की ये वजह बनने के लायक है। अगले दिन यहाँ पर सुबह की काशीबाई को बता रही होती है कि काउसे यहाँ पर पढ़ाई में काफी खराब कर रहा है, जो उसे काफी परेशान कर रहा है क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ पियानो के ऊपर है। जिस पर काशीबागी कहती है कि कौसे वही कर रहा है जो कि उसे सही लग रहा है, क्योंकि अगर उसे किसी टॉप म्यूजिक हाई स्कूल में एडमिशन चाहिए तो उसके मार्क्स इतने जरूरी नहीं है जितना कि उसका पियानो बजाना। अगर वो अगले दिन की कंपटीशन को जीत जाता है तो उसे सीधा ही म्यूजिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है। लेकिन सुबह को ये बात खटकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिसे वो प्यार करती है वो उससे दूर चला जाए। फिर भी वो ठान लेती है कि वो काउसे के सपने में अपनी मदद करेगी और खुदगर्ज नहीं बनेगी ताकि वो उसके रास्ते में न आए। और फिर परफॉर्मेंस के दिन काउसे यहाँ पर बुलाने जाने का वेट कर रहा होता है। इसी बीच अमाई यहाँ पर उसके सामने आ जाती है जो कि काफी थोड़ा सा डराने वाली अंदाज में होती है, जिसे देखकर काउसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो उसे सैंडविच ऑफर करता है जो कि उसने खुद ही बनाया होता है और उसे काफी हैरानी होती है कि जब एमआई को ये सैंडविच काफी पसंद आता है और वो इसे खाकर काफी खुश हो जाती है, जो देखकर काउसे को भी यहाँ पर काफी खुशी होती है। और थोड़ी देर बाद तकेशी भी वहाँ पर आ जाता है तो काउसे उसे भी एक सैंडविच ऑफर करता है और उसे भी ये सैंडविच इतना ही पसंद आता है। फिर ये तीनों ही आपस में बातें करने लगते हैं और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो तीनों ही काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जबकि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। फिर सबसे पहले तकेशी को स्टेज पर बुलाया जाता है जिस वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो काउसे और एमआई को ये याद दिलाता है कि उनके बीच का कॉम्पिटिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित करेगा कि सबसे बेस्ट पियानिस्ट वही है। फिर स्टेज पर जाकर तकेशी यहाँ पर अपनी जबरदस्त पियानो स्किल्स दिखाता है और उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर सभी लोगों को काफी इम्प्रेस कर देती है और परफॉर्म करते हुए वो सोचने लगता है कि उसे सबसे बेस्ट बनना है, अमाई और काउसे से भी ज्यादा। लेकिन फिर उसे ये एहसास होता है कि ये सब कुछ करना बेकार है क्योंकि सालों से वो सिर्फ काउसे को हराने के लिए ये सपना देखता आ रहा है। पर अब उसे ऐसा लग रहा होता कि असली बात तो ये है कि अगर इंसान दिल से बजाए और उनके लिए बेहतर बनने की कोशिश करे, बल्कि दूसरों को हराने के लिए नहीं। और इसी वजह से जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है और ऑडियंस उसके लिए तालियां बजाती है
हैं तो वो स्टेज से उतरकर सीधा ही अमाई और काउसे के पास जाता है और अब वो उन्हें दोस्तों की तरह दिखता है और ना ही किसी कंपटीशन में हार जीत के नजरिए से। और खासकर काउसे के साथ जो उसकी राइवलरी थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब स्कूल का साल खत्म होने वाला है। सभी बच्चों को भी अपने रिपोर्ट्स कार्ड मिल गए हैं जिनसे वो अपने ड्रीम हाई स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। सुबह की ग्रेड्स यहाँ पर काफी अच्छे आए होते हैं जबकि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करती। दरअसल पिछले कुछ महीनों में उसने काफी पढ़ाई की थी ताकि वो उसे पसंद वाली हाई स्कूल में जा सके जो कि उस म्यूजिक हाई स्कूल के पास में ही है जहाँ पर काउसे जाने वाला है। जब वो अपने ग्रेड्स को दिखाने के लिए काउसे को ढूंढ रही होती है तो वो उसे कहीं पर ही नहीं मिलता और फिर आखिर में वो हार मानकर लौट जाती है। और फिर एक दिन जब उसे अस्पताल से निकलते हुए देख लेती है तो दोनों ही साथ में घर की तरफ निकल लेते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए बारिश भी स्टार्ट हो जाती है तो वो दोनों ही एक छत के नीचे रुक जाते हैं। वहीं पर संतरे का जूस पीते हुए उन लोगों के बीच में एक दिलचस्प बात होती है क्योंकि उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि वो अस्पताल से आ रहा था। तो वो उसे पूछती है क्या वो उसे कावरी से मिलने गया था तो कावरी कहता है कि नहीं, वो तो मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि रियुता भी वहाँ पर था। तो उसने सोचा कि उन्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि कावरी को रियुता पसंद है और जब हम तीनों साथ में होते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा आया हूँ। लेकिन यहाँ पर सुबह को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो जानती है कि वो कावरी से प्यार करता है और उसे जो चीज तकलीफ दे रही होती है वो ये है कि उसे उस लड़की को किसी और के लिए मुस्कुराते हुए दिखना पड़ता है जिससे कि वो खुद ही प्यार करता है। इसीलिए सुबह की सीधी ही बात करती है और उससे पूछ लेती है क्या तुम कावरी से प्यार करते हो तो काउसे भी बिना हिचक के कहता है कि हाँ करता हूँ। यहाँ पर सुबह को ये बात को सुनकर कोई भी हैरानी नहीं होती क्योंकि वो इस बात को पहले से ही जानती थी। लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिल्लाते हुए कह देती है कि कावरी कभी भी उसे नोटिस नहीं करेगी तो सबसे अच्छा यही है कि वो किसी और लड़की को देखे जैसे कि वो खुद। और ये इस बात को सुनकर काउसे काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी बचपन की दोस्त उसे ऐसा कुछ बोलेगी। जिसके बाद सुबह की को भी यहाँ पर शर्म आने लगती है कि आखिर उसने ऐसा कुछ कह दिया और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो उसे एक जोर से लात मार देती है और वहाँ से भाग जाती है, न सिर्फ शर्म के मारे बल्कि इसलिए भी ताकि उसे थोड़ी सी तकलीफ हो जो कि उसने सुबह की को दी थी। म्यूजिक और कावरी के पीछे भागकर उसे नजरअंदाज कर फिर अगले दिन सुबह की जैसे ही काउसे को देखती है तो उसे अवॉइड कर रही होती है। उसे ये बात को सोचकर भी काफी अजीब लग रहा होता है कि उसने उसे ये कह दिया था कि मुझे नोटिस करो, इसलिए वो अपने सारे इमोशंस को विजुअल प्रैक्टिस में निकाल रही होती है। दूसरी तरफ काउसे के दिमाग में सिर्फ कावरी ही चल रही थी क्योंकि उसे गए हुए काफी टाइम हो गया था और हर बार जब वो मिलने जाता हॉस्पिटल तो कावरी उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करती थी लेकिन फिर भी उसे कहती थी कि मुझसे रोज मिलने आओ और इस वजह से काउसे यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो गया था। फिर एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो कावरी ने बस फोन करके उसे सिर्फ इतना ही कहा कि आसमान में प्लेन उड़ रहा है। फिर अचानक इस कॉल को सुनकर उसे एहसास हुआ कि कावरी उसे मिस करती है। फिर चाहे वो मिलने पर जितना बुरा बर्ताव करे इसी वजह से उसने तय किया कि वो कुछ दिन बाद सिर ऊंचा कर रियुता के साथ कावरी से मिलने जाएगा। वहीं पर काउसे अपने दोस्त को बता रहा होता है कि वो कावरी से प्यार करता है और इसी वजह से वो उसे मिलने के लिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ। तो रियुता उसे जवाब देता है कि उसे पहले से ही ये पता था और उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी लड़की के लिए अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। और फिर जब जैसे ही वो लोग कावरी के रूम के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पर नर्सेस काफी टेंशन में भाग रही होती हैं क्योंकि कावरी की तबीयत काफी अचानक ही खराब हो जाती है। बाहर से कौसे देख रहा होता है कि कावरी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही होती है और ये देखकर उसे काफी डर लगने लगता है कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए न खो दे। और जैसे कि दुख कम नहीं था तो अस्पताल से निकलते वक्त कौसे देखता है कि एक बिल्ली कार से टकरा जाती है तो वो उसे जल्दी ही उठाकर एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी जिस वजह से कावसे यहाँ पर और भी ज्यादा टूट जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद कावरी के साथ भी ऐसा ही हो कि वो भी धीरे धीरे इस दुनिया से जा रही है और कावरी की इस हालत ने कावसे को अपने अंदर से ही तोड़ दिया और दूसरे दिन वो स्कूल भी नहीं गया। तो सुबह ही को यहाँ पर स्कूल में उसकी चिंता हो रही होती है लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं कर पा रही होती क्योंकि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और इसी वजह से वो हिरुको से कहती है कि वो कौसे के घर जाकर देखे। जब कौसे उनका फोन नहीं उठाता तो हिरुको को जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसना पड़ता है और जब वो उसे ढूंढती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वो काफी उदास हालत में बैठा हुआ होता है और फिर चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले पियानो बजाने के लिए वो उन्हें सीधा ही मना कर देता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी वजह नहीं बची पियानो बजाने की। फिर एक नए स्कूल के दिन काउसे को कावरी की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि मुझे मिठाई खानी है और ये पढ़कर वो समझ जाता है कि आखिर इसका क्या मतलब है और फिर वो कुछ मिठाई के पैकेट्स लेकर अस्पताल पहुंचता है कावरी से मिलने के लिए जहाँ पर कावरी ये मिठाई को देखकर काफी खुश होती है, इतनी खुश कि वो उससे एक और फेवर मांगती है और उसे हॉस्पिटल की छत पर ले जाने के लिए कहती है। और फिर जब वो दोनों ही छत पर पहुंचते हैं तो कावरी यहाँ पर काउसे से पूछ रही होती है कि क्या वो अभी पियानो बजाता है तो वो उसे मना करता है और कहता है कि अब उसके पास कोई भी वजह नहीं रही, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पियानो बजाता था जो कि उसके लिए जरूरी थे और अब वो लोग उसके साथ
नहीं है, तो कावरी भी जानती है कि उन लोगों में वो खुद भी है, तो वो उसका मोटिवेशन वापस लाने के लिए उससे कहती है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी सर्जरी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस जी पाएगी और वो जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। और ये बातें सुनकर कौसे यहाँ पर काफी भावुक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अब पियानो नहीं बजा पाएगा, क्योंकि उसने काफी टाइम से नहीं बजाया। इस पर कावरी उसे समझा रही होती है कि रोज म्यूजिक बजाना जरूरी नहीं होता, बेस्ट बनने के लिए असली चीज ये होती है कि महसूस करके बजाना। फिर कावरी यहाँ पर एक इमेजिनरी वायलिन बजाकर उसे ये बात को समझाती है और उसका ये म्यूजिक किस्मत से काउसे के दिल तक पहुँच जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद वो अचानक ही जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए काउसे को गले लगा लेती है और वो कहती है कि उसे अपने भविष्य से डर लग रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी सर्जरी सफल होगी या फिर नहीं। फिर जब यहाँ पर सर्जरी चल रही होती है उसी समय एमआई यहाँ पर कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि सभी लोग यहाँ पर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ साथ ये दिख रहा होता है कि वो तकेसी के लेवल की है। जिसके बाद यहाँ पर काउसे की बारी आती है, लेकिन वो अंदर से इतना दुखी होता है कि वो पियानो बजाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बचपन में हुआ करता था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कावरी से एक वादा किया था कि कोई भी दुख उस वादे से बड़ा नहीं है, तो वो सीधा ही जाकर स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करता है और वो धीरे धीरे उदासी से बजा रहा होता है। लेकिन फिर अचानक ही वो अपनी सारी फीलिंग्स को पियानो में डाल देता है। उसे यहाँ पर अपने सारे चाहने वाले याद आते हैं, रियुता, हिरुको, सुबाकी, नागी, तकेसी और इमाई के साथ बिताए हुए पल और दोस्ताना पल भी याद आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उससे कावरी की याद आती है, वो लड़की जिसने उसे पियानो बजाने की वापस से चाहत दी, जो कि अपनी माँ की वजह से वो खो चुका था। जब कौसे यहाँ पर पियानो बजा रहा होता है तब स्टेज जैसे जादुई हो जाता है और एक बड़ा सा ट्री वहीं पर ही उगाता है और सभी लोग उसे देख सकते हैं, क्योंकि कौसे यहाँ पर अपनी दिल की गहराइयों से फीलिंग्स निकाल कर बजा रहा होता है। हालांकि ये फीलिंग्स काफी दुख भरी होती है, जैसे कि वो किसी अपने को खो रहा हो, लेकिन वो बिना रुके ही बजा रहा होता है और उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कावरी के दिल तक पहुंचे, जो कि उस वक्त सर्जरी में होती है। बजाते बजाते कावसी को ये फील हो रहा होता है कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। वहाँ पर कावरी भी आ जाती है और उसके साथ ही पियानो बजाने लगती है, जहाँ पर ये परफॉर्मेंस देते हुए दोनों ही काफी खुश लग रहे होते हैं। लेकिन अचानक ही वहीं पर कावरी रुक जाती है और कावसी को अलविदा कह देती है, जो देखकर कावसी यहाँ पर काफी डर जाता है और काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि कावरी के विदाई के बाद वो काफी धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसका मतलब ये है कि असलियत में वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। फिर कावसी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करता है, आंखों में आंसू और दिल में काफी गहरा दर्द लिए। अगले दिन कावरी के फ्यूनरल में उसके मम्मी पापा कावरी का एक लेटर उसे पकड़ाते हैं, जिसके बाद कावरी के पेरेंट्स उन्हें थैंक यू कहते हैं कावरी की लाइफ में हैप्पीनेस को लाने के लिए। जिसके बाद कौसे यहाँ पर उस लेटर को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगता है, जहाँ पर सुबह की कौसे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि कौसे कावरी को खोने के गम में डिप्रेशन में चला गया होगा। फिर कौसे यहाँ पर अकेला ही अपने घर के रास्ते चला जाता है, जहाँ पर वो जाते हुए रास्ते में कावरी के आखिरी लेटर को पढ़ता है, जहाँ पर उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि मैंने तुम्हें पहली बार अपने बचपन में देखा था, तब मैं 5 साल की हुआ करती थी। मैं तुम्हारी फर्स्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए आई थी और तुम्हारी वो परफॉर्मेंस को देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और तब से ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक वायलिनिस्ट बनूंगी। और फिर मैंने घर जाकर अपने पेरेंट्स से कह दिया कि मैं पियानो छोड़ना चाहती हूँ और मैं वायलिनिस्ट बनना चाहती हूँ। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो तब मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि पियानो काउसे मेरे लिए ही बजाए और मैं कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ में मिलकर स्टेज पर परफॉर्म करूँ। और मैं तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें सामने आकर मिल सकूं, क्योंकि तुम हमेशा ही सुबह की और रियोता के साथ रहते थे। मेरी काफी कम उम्र में ही सर्जरी हुई थी, तब से मैं अपना ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही स्पेंड करती थी। और एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को रोते हुए देख लिया और मैं इस बात को समझ गई कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। मैं बोन मैरो फेलियर से जूझ रही थी, जिस कारण मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर कम से कम एक बार स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी। इसलिए मेरी अपनी लास्ट विश तुम्हारे पास आने के लिए मैंने रियुता को झूठ बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ और इसी झूठ के कारण मैं तुमसे मिल पाई और तुम मेरे एक अच्छे फ्रेंड बन पाए। और हाँ, मेरी तरफ से सुबाई को सॉरी कहना, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह की तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को खराब करना नहीं चाहती थी। और हमें पता चलता है कि कावरी यहाँ पर बचपन से ही कौसे को जानती थी, लेकिन अपने एक झूठ की वजह से वो कौसी का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड बन पाई। कावरी अपने लेटर की लास्ट में ये कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद किया करती थी, लेकिन मेरे पास तुमसे ये कहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और शुक्रिया मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और उस लेटर में कावरी ने एक फोटो रखी हुई थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सुबह की आ जाती है, जो कि कौसे को लेकर काफी परेशान थी। और वो कौसे से कहती है कि अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और सुबह को देखते हुए कौसे यहाँ पर एक इमोशनल स्माइल देता है और तभी सामने ट्रेन के ट्रैक के दूसरी तरफ हमें एक बिल्ली को भी दिखाया जाता है। और इस बिल्ली को दिखाते हुए हमें ऑथर ये दिखाना चाहता है कि कौसे यहाँ पर मूव ऑन हो चुका है और अब वो एक न्यू लाइफ को शुरू करने वाला है। और उस लेटर के अंदर कावरी की एक फोटो होती है, जहाँ पर उस फ्रेम में
में काउसे गलती से आ गया होता है और कावरी अभी तक उस फोटो को संभाल कर रखे हुई थी, लेकिन अब काउसे उस फोटो को अपने पास संभाल कर रखता है। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर जैसा भी फील हुआ हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले एनीमे एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।